मैं शौर्य को समझना चाहता हूँ कि शौर्य एज़ अ पर्सन वो क्या है? आई वॉज़न्ट इनटू स्टडीज़ मेरा था आई एम अ फन लविंग पर्सन एंड डू यू थिंक कि पेरेंट्स भी कभी-कभी अननोइंगली कुछ गलत कर देते हैं? बिकॉज़ समटाइम्स दे आर आल्सो नॉट एबल टू पुट देमसेल्व्स इन आवर शूज़ कि एंड सोशल मीडिया, मोबाइल गेमिंग फेज़ भी था। सोशल मीडिया टू पोस्ट माय गिटार स्टफ। सो एक फन लविंग पर्सन का एआईआर ऑल इंडिया रैंक 129th इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ज़रा समझना चाहता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को हम उस स्तर तक ले जाएँ कि ईश्वर खुद हमसे पूछे, बताओ चाहते क्या हो? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। आज के इग्नाइटर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं शौर्य कुलश्रेष्ठ, इन्होंने की जेईई ऑल इंडिया रैंक 129 अचीव किया है। तो उनसे बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है यहाँ तक पहुँचने में? कितनी मेहनत लगती है, कितनी डेडिकेशन लगती है, कितना मोटिवेशन और कितना सिस्टमैटिक होना पड़ता है। तो शौर्य कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। सो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ, बट इसकी शुरुआत हम करते हैं आपके बचपन से। मुझे मालूम है कि आप काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे होगे, आपने 29th रैंक अचीव किया है, ऑल इंडिया रैंक को बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये देहरादून का टॉप रैंक है जो आपने अचीव किया है। और इसके पहले कि हम इसकी बात करें, हम थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहते हैं। हम थोड़ा आपको समझना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है? एज़ अ पर्सन आप क्या हो? कैसे हो? आपने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया यहाँ तक? इसको समझना चाहते हैं। सो मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए आप पहले। बचपन में आई वाज़ माय होम टाउन इज़ मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आई शिफ्टेड टू देहरादून व्हेन आई वाज़ अराउंड 3 इयर्स ओल्ड। तो मेरी जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई है, स्कूलिंग यहीं से स्टार्ट हुई है, उत्तराखंड, देहरादून से। आई वाज़ फर्स्ट इन शेमरॉक वेयर आई डिड माय एलकेजी टिल एलकेजी आई स्टडीड इन शेमरॉक। फिर उसके बाद मैं एन मैरी में गया, यूकेजी से लेकर 6th क्लास तक आई वाज़ इन एन मैरी। सो वो पीरियड मेरे लिए थोड़ा ऐसा-सा था कि आई वाज़ मोर इंटू स्टडीज़ एंड ऑल। वहाँ पर ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, बट हाँ, मुझे आर्ट में इंटरेस्ट था एंड मैं स्टडीज़ करता था, यूजुअली द रैंक 1 और रैंक 2 ऑफ माय क्लास। फिर उसके बाद 7th 8th आई वाज़ इन वेलम बॉयज़। सो द वेलम बॉयज़ स्कूल इज़ अ रेज़िडेंशियल स्कूल। तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत वैलिड था, बहुत सारी नई एक्टिविटीज़, तो उधर मेरा स्टडीज़ पर थोड़ा कम ध्यान था बिकॉज़ आई वाज़ मोर इंटू एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स लाइक ड्रामा एंड मेनी मोर क्लब्स जितने भी वहाँ होते थे एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स, एक्सोटिक वन्स लाइक स्क्वॉश एंड ऑल, सारे स्पोर्ट्स वहाँ होते थे, तो उधर मेरा थोड़ा ध्यान स्पोर्ट्स एंड को-करिकुलर्स पर ज़्यादा था। देन उसके बाद 8th में आई लेफ्ट द स्कूल। फिर आई वाज़ इन शिक्षांकर द ग्लोबल स्कूल नियर आईएसबीटी। आई वाज़ देयर टिल 12th टिल आई पास्ड आउट। तो उधर मेरा काफ़ी मिक्स सा लाइफ़ थी। स्टार्टिंग में इन 9th एंड 10th आई यूज्ड टू फोकस मोर ऑन को-करिकुलर्स, आई कंटिन्यूड इट। फिर 10th के एंडिंग में 10th के फर्स्ट हाफ आई वाज़ मोर इंटू स्पोर्ट्स, देन 10th के सेकंड हाफ में मैंने स्टडीज़ वापस पिकअप करी और वापस से ग्रैब करी। सो आई सक्सेसफुली स्कोर्ड 95.6% एंड देन 11th-12th में आई टूक पीसीएम प्लस फिजिकल एजुकेशन एज़ माय इलेक्टिव। तो उधर मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान फिर स्टडीज़ पर जाने लगा वापस से बिकॉज़ आई न्यू आई हैड टू क्रैक मल्टीपल एग्ज़ाम्स एंड वन ऑफ व्हिच वाज़ जेईई मेन्स। तो उस हिसाब से माय चाइल्डहुड वाज़ वेरी वैलिड व्हिच इंक्लूडेड ऑल स्पोर्ट्स, को-करिकुलर्स एंड स्टडीज़, अ परफेक्ट बैलेंस। इसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज़ माय मदर यूज्ड टू गिव मी ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स सिंस माय चाइल्डहुड। फ्रॉम डे 1 मम्मी ने मुझे अलग-अलग स्पोर्ट्स में एनरोल करने की कोशिश करी है ताकि उनको पता चले मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो इस वजह से आई हैव बीन इंटू ऑल 3 स्टडीज़, को-करिकुलर्स एंड स्पोर्ट्स। मुझे लगता है मुझे अपने सवाल को थोड़ा रिफ्रेम करना चाहिए। मैं शौर्य को समझना चाहता हूँ कि शौर्य एज़ अ पर्सन वो क्या है? एज़ अ पर्सन मुझे बचपन से आई एम नॉट मैं ये नहीं कहूँगा कि बचपन से मुझे वो स्टडी की ज़ील थी एंड आई वाज़ कि बचपन से जैसे होता है गॉड गिफ्टेड लोग जिनको पढ़ने बैठते तो पढ़ लेते हैं। आई वाज़न्ट इंटू स्टडीज़ मेरा था आई एम अ फन लविंग पर्सन कि आई जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ़ कि जो हो रहा है वो हो रहा है। बस अपने जो पुराने एक्शंस हैं उनको सोचो कि मैंने क्या गलत करा और आगे के लिए सीख लो। आई एम नॉट लाइक कि हाँ, अब मुझे ये करना चाहिए, ऐसे बैठकर नहीं सोचता मैं कि मुझे सीरियस रहना है लाइफ़ में। आई एम अ फन लविंग पर्सन जो होता है, मैं उसके साथ फ्लो में चलता रहता हूँ। आई जस्ट वांट टू एन्जॉय माय लाइफ़ ताकि मैं कोई भी मोमेंट ऐसे ना छोड़ूँ टिल इट गेट्स लेट। तो स्टडीज़ में आई गॉट इंटू बिकॉज़ ऑफ माय मदर, को स्पोर्ट्स एंड को-करिकुलर्स भी बिकॉज़ ऑफ माय मदर। मैं बचपन से बहुत
चाइल्डिश टाइप का ही रहा हूँ कि मैं खेल-कूद में रहता हूँ, इधर-उधर रहता हूँ। तो अ, उसको मेरी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट करा, तो क्लब करके जो मैं बना, व्हिच इंक्लूडेड एवरीथिंग, आई बिकम अ वेरी गुड पर्सन कि मैं सभी कुछ कर पा रहा हूँ। आई हैव गिटार एज़ माय हॉबी एंड आई प्ले इट वेरी वेल। आई हैव स्पोर्ट्स एज़ माय हॉबी, आई डू इट वेरी वेल। आई हैव स्टडीज़, आई डू इट वेरी वेल। तो बचपन से ये ऐसे ही चला है मेरे साथ। सो एक फन लविंग पर्सन का एआईआर ऑल इंडिया रैंक 129th, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ज़रा समझना चाहता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे टिल आई व्हेन आई स्टार्टेड माय चाइल्ड एज़ अ चाइल्ड, तो मैं अपने मज़े में रहता था बिल्कुल। एंड व्हेन आई रीच्ड 11th, तो 11th की स्टार्टिंग में आई हैड दिस डाउट कि मैं तो ऐसा हूँ कि मैं उछल-कूद करता रहता हूँ, कभी सीरियस नहीं होता। विल आई एवर बी एबल टू क्रैक इट, कि मुझे क्या हो पाएगा? क्योंकि अगर नहीं हो पाएगा देन आई शुड नॉट गो फॉर इट। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अगर किसी एग्ज़ाम के पीछे अपने टारगेट के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दैट वी लूज़ द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ़, कि हमें बैठकर सीरियस होना है, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता। तो ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई रियलाइज़्ड कि हाँ, अगर हम लोग पढ़ाई को भी एज़ अ फन में लेंगे तो पूरी लाइफ़ एकदम हैप्पी चलेगी, एंड यू रियलाइज़ दैट यू कैन बी फन लविंग इवन व्हेन यू क्रैक द एग्ज़ाम। सो आपने अभी तक बताया अपने बारे में कि किस तरीके से आपकी मदर इन्वॉल्व थी आपके चॉइस सिलेक्शन में और कैसे उन्होंने आपको हेल्प करा टू एक्सपोज टू डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड मेनी अदर फील्ड्स, राइट? सो आप पेरेंट्स के रोल को कैसे देखते हैं? पेरेंट्स का रोल बच्चे के रोल से ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक चाइल्डहुड में तो ऑफ कोर्स बच्चा बहुत छोटा होता है अपने डिसीजंस लेने के लिए, तो पेरेंट्स टेक द मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। फिर उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर होना स्टार्ट होता है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो आती है, वो अपने पेरेंट्स के डिसीजन को देखकर आती है। उनमें कभी भी खुद इवॉल्व नहीं होता कि हाँ, ये मुझे लेना चाहिए डिसीजन क्योंकि अच्छा लग रहा है। दे टेक द डिसीजन बिकॉज़ दे हैव सीन देयर फादर एंड मदर हाउ दे थिंक अबाउट समथिंग। तो पेरेंट्स का इस टाइम पर जब वो मैच्योर हो रहे होते हैं, तब बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और फिर जब वो मैच्योर हो चुके होते हैं, तब पेरेंट्स का ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो देखें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने 11th स्टार्ट करी, तो माय मदर इज़ इंटू न्यूट्रिशन एंड डाइट एंड ऑल, जिम लविंग पर्सन। तो उन्होंने सब एक्सरसाइज़ के बारे में छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, वो मेरे साथ बैठी, तो कि ताकि मेरे 11th का जो रूट है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बने। तो इसी वजह से मैं जब 12th के हाफ के बाद था, 12th के बाद के हाफ आई वाज़ एबल टू टेक ऑल माय डिसीजंस मायसेल्फ, एंड माय मदर नेवर टोल्ड मी कि तुम ये करो, तुम ये करो। बिकॉज़ शी न्यू व्हाटएवर डिसीजन आई विल टेक, आई विल डू इट करेक्टली। ये इसलिए क्योंकि 11th में मम्मी ने बिल्कुल रूट मेरा स्ट्रॉन्ग करा। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बच्चा कैसे डिसीजंस शेप करता है आपके, एंड डिसीजंस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। सो कभी-कभी सक्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बुक्स नहीं, पेरेंट्स का साइलेंट सपोर्ट होता है, तो आप एग्री करते हो? हाँ जी, बिल्कुल। बुक्स तो बस एक मीडियम होता है जो आपको एक जगह से एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो वो पीछे से, तो आप कभी उन बुक्स को भी यूटिलाइज़ करना नहीं सीख पाओगे। आपके घर का एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा था? मेरे घर का एकेडमिक एनवायरनमेंट बचपन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है कि अगर कोई एग्ज़ाम चल रहा है, तो मेरी मम्मी बेड पर बैठी होती थी, तो वो कुछ तब मम्मी ना मोबाइल यूज़ करती, सोशल मीडिया पर नहीं है, और टीवी भी नहीं देखती थी तब तो। तो जब एग्ज़ाम टाइम चल रहा होता था, मैं एक कोने पर बैठा हूँ, मम्मी दूसरे कोने पर बैठी हैं, एंड माय ब्रदर यूज्ड टू सिट अलोंग विद अस, उनका भी एग्ज़ाम चल रहा होता था। तो मम्मी एक तरफ से मुझसे क्वेश्चन्स पूछती थी कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। एक तरफ से माय ब्रदर शुभ उनसे पूछते थे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। दोनों के एग्ज़ाम्स पैरेलली मम्मी बहुत अच्छे से सँभालती थी, एंड वी बोथ यूज्ड टू स्कोर 99 100% इन आवर चाइल्डहुड। तो ऐसे एकेडमिक एनवायरनमेंट मेरा इतना अच्छा रहा है कि 11th-12th में जब मैं पढ़ता था, तब आई यूज्ड टू डू सेल्फ स्टडी, मम्मी नहीं सँभालती थी तब। तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहा है कि मम्मी के ना होने से भी मैं हमेशा पढ़ता रहता था। ऐसा नहीं होता था कि मम्मी अगर रूम में है, वो कुछ अपना कर रही है, तो मैं यहाँ पर बैठ के गेम खेल लूँ मोबाइल में, ऐसा कभी नहीं हुआ। बचपन से आदत रही कि जब पढ़ना है तब पढ़ना है, जब खेलना है तब खेलना है। प्लस मम्मी ने एनवायरनमेंट इस चीज़ में भी सँभाला है कि मम्मी ने पढ़ते समय मुझे कभी ये नहीं बोला कि ये काम कराओ ज़रा मेरा, या ये काम कराओ। वो सब खुद सँभाल लेती थी। पूरा का पूरा घर बचपन से मम्मी के हाथों में है। ना मैंने कभी कभी मदद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब तो जब एग्ज़ाम हो गए, देन आई हेल्प माय मदर, अदरवाइज़ शी सेज़ कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। और कोई रिलेटिव्स नहीं आता था जब एग्ज़ाम होते थे, बहुत रेयरली रिलेटिव्स विज़िट करते थे, बिकॉज़ यूजुअली मेरे एग्ज़ाम्स होते थे। तो मम्मी ने एकेडमिक एनवायरनमेंट काफ़ी बैलेंस रखा है घर का। और ऐसा नहीं है कि एकेडमिक एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा था, तो हमारा घर फन लविंग नहीं था। हमारा घर फिर भी बहुत प्लेफुल सा था। आई हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद माय फादर एंड मदर, तो हम लोग यूजुअली जोक्स क्रैक करते रहते हैं, हँसते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस पढ़ाई की बातें करते हैं। तो ओवरऑल मेरा घर का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, एकदम बैलेंस, परफेक्ट जैसा होना चाहिए। फर्स्ट टाइम कब लगा कि जेईई
कैन बी सीरियस ऑप्शन और आर्किटेक्चर में जाना है, ऐसा कब लगा? एक बहुत छोटा-सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। आई वाज़ इन 7th क्लास आई रिमेंबर ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उस टाइम पर, तो हॉलिडे होमवर्क ऐसा कुछ बहुत सीरियस हॉलिडे होमवर्क होता नहीं था। सो माय मैथ्स सर ही गिव अ हॉलिडे होमवर्क टू मेक एन आर्किटेक्चरल प्लान, मतलब बहुत छोटा-सा कि अपने घर का प्लान ऐसे बनाओ कि वॉल्स दिख जाए ऊपर से और आपके रूम्स कैसे डिवाइडेड हैं, तो एक ग्राफ पेपर पर कितने बाय कितने का रूम होगा, तो उस हिसाब से हमें एक अपना आर्किटेक्चरल प्लान बनाना था। तो जब मैंने इसका स्टडी करा कि कैसे सिंबल्स यूज़ करते हैं बेड के लिए, डोर के लिए, अलग-अलग टाइप के डोर के लिए, तो तब मैंने जब ये देखा कि कितनी क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, तो तब मैं सोचा कि हाँ, आर्किटेक्चर कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मम्मी ने जब प्लान देखा, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, आर्किटेक्चर में जाना चाहिए। तो जैसे-जैसे मैं 9th में आया, तो हमने रिसर्च स्टार्ट करी एंड वी गॉट टू नो अबाउट जेईई मेन्स पेपर 2, तो मैंने वो दिया एंड आई क्रैक्ड इट, सो नाउ आई विल बी परस्यूइंग आर्किटेक्चर। वेरी गुड। और सबसे खुशी की बात ये है कि शौर्य वहाँ एडमिशन लेने जा रहा है जहाँ इसका सपना हुआ करता था। बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। सो इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू, राइट? यस, यस। सो आप मुझे बताइए 9th-10th की स्टडीज़ को कैसे देखते हैं? 9th 10th की स्टडीज़ आई कंसीडर 9th एंड 10th एज़ द रूट ऑफ 11th एंड 12th, कि अगर किसी ने 9th 10th में अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो उसके लिए 11th सीरियसली काफ़ी ईज़ी हो जाती है। मैंने पर्सनली काफ़ी गलतियाँ करी थी 9th में, वो तो हर कोई हो ही जाती है गलतियाँ, गोइंग विद द फ्लो। तो 9th में मैंने कुछ गलतियाँ करी थी, बट फिर जब मैं 11th में आई अंडरस्टूड कि अगर कोई बच्चा 9th पर ध्यान देगा अच्छे से, तो उसकी 11th काफ़ी ईज़ी हो जाएगी और 10th पर देगा तो 12th काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। अभी हम 11th की बात करेंगे, बट अभी जैसे आपने कही कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, तो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ, क्या आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड थे? नेचुरल डिसिप्लिन तो नहीं, आई वाज़न्ट नेचुरल डिसिप्लिन्ड। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहता था 9th एंड 10th के टाइम पर। उस टाइम पर मैं वही था, आई वाज़ वेरी चाइल्डिश कि मुझे लगता था होगा, होगा, नहीं होगा, ऐसे टाइप का थोड़ा। और आपके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस कैसा था? माय फ्रेंड इन 9th एंड 10th माय फ्रेंड सर्कल वाज़ वेरी गुड, क्योंकि जो स्कूल में था शिक्षांकुर द ग्लोबल, वहाँ पर बहुत क्लीन स्टूडेंट्स होते थे। नॉट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एकेडमिक्स, बट ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है, वो बहुत क्लीन स्टूडेंट्स थे कि एकदम अच्छे बच्चे, ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा खराब आदतों में हो, तो एकदम अच्छे से रहते थे वो। सो माय फ्रेंड सर्कल बाय गॉड्स ग्रेस वाज़ अ वेरी गुड वन, जो मुझे काफ़ी सपोर्टिव रहा है एंड तक। अभी भी आई टॉक टू माय फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर माय स्टडीज़। एंड सोशल मीडिया, मोबाइल गेमिंग फेज़ भी था? Social media, I don't use social media. I got my Instagram account in grade 11th. वो भी इस वजह से बना था बिकॉज़ आई वांटेड टू पोस्ट माय गिटार स्टफ। मम्मी ने कहा कि जब हॉबी है तो हॉबी को अपने ब्रेक के टाइम में इंस्टाग्राम पर अपलोड करो, ताकि एक पर्सनैलिटी डेवलप हो आपकी ऑनलाइन भी। क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ घर पे बजाऊँगा तो मम्मी को लगता था कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी वो। तो सो शी सेड कि आप जो है रिकॉर्ड करो और इंस्टाग्राम पे डालो एंड ट्राई टू बी ऑनलाइन इनटू ऑनलाइन समथिंग्स। बट फॉर रील्स एंड ऑल, कभी मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था एंड इंस्टाग्राम यूज्ड टू बी अनइंस्टॉल्ड। वो कभी यूज़ नहीं होता था जब तक मुझे कुछ पोस्ट ना करना। रियलिटी चेक जितना जल्दी मिलता है, डायरेक्शन उतनी जल्दी क्लियर होती है, राइट? यस सर। सो आप मुझे बताओ 10th से पहले कोचिंग का परसेप्शन क्या था आपके दिमाग में? 10th से पहले मुझे लगता है कि कोचिंग 10th से पहले, आजकल कोचिंग का क्या है, कोचिंग में होता है कि कोचिंग में आपको आते हैं, बिठाते हैं आपको, ज या यूजुअली रट्टा लगवाते हैं या फिर आपको समझाते हैं तो समझ नहीं आता है, ऐसा टाइप का होता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप कोचिंग जा रहे हो, देन यू शुड बी इंटू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ मगिंग अप। अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो आपको सीरियसली इसलिए कोचिंग जाना है ताकि आप चीज़ें समझ सको। मैंने 10th में कोचिंग करी है, सो इन 10th आई डिड नॉट गो टू कोचिंग फॉर माय बोर्ड एग्ज़ाम्स, but instead I went to coaching to understand about science, to understand about how world works। नई चीज़ें, कोचिंग का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आप गए, आपने एनसीईआरटी खोली, आपने कोर्स का पढ़ा, बुक बंद करी और घर आ गए। बट फॉर मी कोचिंग वाज़ मच मोर। यहाँ की जो फैकल्टी थी, सबने मुझे एकदम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नई-नई चीज़ें बताई, नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्टडीज़ एंड ऑल। तो कोचिंग से आपका मतलब इग्नाइटर से है, हाँ राइट? जी, इग्नाइटर्स फॉर टुमारो। सो पहली बार कब लगा शौर्य कि कोचिंग जॉइन करना है? चूँकि आपके घर का एकेडमिक माहौल काफ़ी अच्छा रहा आपने कहा और एकेडमिकली काफ़ी अच्छा आपने किया भी पहले भी लोअर क्लासेस में 6, 7, 8, 9 तो फिर कब लगा कि कोचिंग जॉइन करना है और क्यों ऐसा लगा? बचपन से जब भी मैंने पढ़ाई करी है, सिंस माय केजी टू माय 9th क्लास, कभी मैं ट्यूशन नहीं गया या फिर कभी मैं कोचिंग नहीं गया। हमेशा से मेरी मम्मी ने ही पढ़ाया। बट व्हेन आई एंटर्ड 10th, मैंने समझा कि आई शुड नॉट गो टू कोचिंग जस्ट फॉर मगिंग थिंग्स अप, कि आप गए, आपने बुक खोली, पढ़ा और आप वापस आ गए। इट शुड नॉट बी कन्फाइन्ड टू अ सिलेबस। मैंने कोचिंग इसलिए जॉइन करी क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, जो आप अपने आप नहीं समझ पाते। व्हेन यू गेट द हेल्प ऑफ गुड टीचर्स लाइक आई गॉट इन इग्नाइटर्स फॉर टुमारो,
तो आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें समझ में आती है कि हाउ वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स। इट्स नॉट जस्ट कन्फाइन्ड टू माय सिलेबस। कोचिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मैं शायद ऐसे सिर्फ़ ऑब्जर्वेशन से ना सीख पाता। इसलिए आई थिंक कोचिंग इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट फॉर द कोर्स बट फॉर गेटिंग रेडी फॉर रियल लाइफ़। ओके। सो आप मुझे ये बताइए, इग्नाइटर्स में आने का फ़ैसला आपने कैसे लिया? और या फिर थोड़ा और पहले पूछूँ, इग्नाइटर्स के बारे में कैसे पता चला आपको? Igniters were first my family friend Aditya Varshney. He cleared JEE Advanced. He's currently in IIT Kharagpur. So he's my family friend, and I got to know about Igniters for Tomorrow from him. Then my brother joined. He's 2 years elder to me, and he cracked JEE mains with a 98%, 97.9 percentile. So after that, I decided to join into Igniters after seeing the performance, and here I felt that it's actually very different. सो आपके भाई शुभ ने भी इग्नाइटर्स ही जॉइन किया था हाँ जी, और अभी वो एनटीयू सिंगापुर से ट्रिपल ई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट? yes. ओके। सो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था फैकल्टी को लेकर वो कैसा था? When I had my first class in Igniters for Tomorrow, तो मैंने रियलाइज़ करा कि जैसे मुझे कोचिंग चाहिए थी अपने लिए, जहाँ पर एक्चुअली टीचर्स मुझे ये ना कहे कि ये बस होता है, बस याद करना है। ऐसा किसी ने नहीं कहा, सबने कहा कि ये इसीलिए होता है। जब मुझे वो इसीलिए का आंसर पता चलता है, देन आई फील सैटिस्फाइड। बचपन से आई हैव बीन वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। मैं मम्मी से पूछता था कि ये क्यों होता है और अगर ये होता है तो ये क्यों नहीं होता है? तो हमेशा मम्मी आंसर करती थी। तो उसी वजह से मुझे लगा कि मुझे ऐसी कोचिंग चाहिए जहाँ पर आई गेट टू नो थिंग्स व्हाई दे हैपन इंस्टेड ऑफ कि ये बस होता है। ये मुझे कभी नहीं चाहिए था। तो जिस तरीके से आपकी मदर ने आपकी क्यूरियोसिटी को नर्चर किया, उसी क्रम को इग्नाइटर्स ने आगे बढ़ाया। इट मेड टू यू बिकम मोर क्यूरियस, आप यस। अपने सवालों को पूछ पाए, आपको सारे जवाब मिल पाए, राइट? हाँ जी। और स्मॉल बैचेस से क्या डिफरेंस फील हुआ? स्मॉल बैचेस वाज़ अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि हम लोग अगर बाकी कोचिंग्स मैंने काफ़ी कोचिंग्स विज़िट करी थी, तो वहाँ पर एक ही क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जैसे 40 स्टूडेंट्स इन वन क्लास। तो फिर माय फ्रेंड्स आल्सो टेल मी कि उनकी क्लास में पीछे बैठकर पीछे के 10-12 बच्चे तो बस मज़े कर रहे होते हैं, डेस्क के नीचे फ़ोन चला रहे होते हैं, टीचर्स की नज़र जा भी नहीं पाती उन पर। तो स्मॉल बैच साइज़ेज़ का यही फ़ायदा था कि टीचर हमें वन टू वन अटेंशन दे पा रहा था, अनलाइक अदर कोचिंग जहाँ आगे के 2-3 बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया एंड पीछे नहीं देते जनरली। तो यहाँ पर हर एक बच्चे पर ध्यान देते थे, और अगर शायद मुझे वन टू वन गाइडेंस नहीं मिलती तो शायद मैं कभी इस स्टेज पर ना पहुँच पाता। मतलब कभी-कभी एक टीचर का अटेंशन 100 लेक्चर से भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही सो बात। आपको इग्नाइटर्स में ये मिला। हाँ जी, ये तो बहुत 100%, ये तो बिल्कुल अच्छे से मिला। और मेंटरशिप और नॉर्मल कोचिंग में क्या डिफरेंस लगा? इग्नाइटर्स में मुझे टीचर्स, जब लेक्चर में होता था देन द टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप वाज़ वेरी हेल्दी। बट जैसे ही मुझे कोई डाउट होता था अबाउट हाउ आई शुड प्रिपेयर या अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, तो अलग से टीचर के साथ जाकर मैं बात करता था। देन इट वाज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड टू फ्रेंड कन्वर्सेशन मोर दैन अ टीचर एंड स्टूडेंट कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर जो गाइडेंस मुझे मिली, सिर्फ़ लेक्चर्स तक लिमिटेड नहीं थी, बट इंस्टेड कि अगर हमारी कोई फैमिली में पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही है, तो भी हम अपने टीचर को बता सकते हैं एंड दे वुड नॉट स्प्रेड इट आउट। सो यहाँ पर बहुत प्रोफेशनलिज्म वाले टीचर्स थे, जो मेरी हर चीज़ में हेल्प करते थे, इवन इफ इट वाज़ माय पर्सनल लाइफ और माय एकेडमिक लाइफ। तो यहाँ के सारी टीचर्स ने आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करी। हाँ जी, ईच वन। और कोई एक पर्टिकुलर नाम लेना चाहते हो जिनसे आपने आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस फील किया आपने? हाँ जी, one of them is प्रशांत सर, and others I remember कि one is शिवानी मैम। I used to talk to her a lot। तो वो काफ़ी अच्छे से चीज़ समझाती थी। मैथ्स मेरी उनकी वज़ह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, प्लस उन्होंने पर्सनल लाइफ में मेरी काफ़ी हेल्प करी। उसके अलावा इवन दो आई वाज़ इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, द बायो टीचर हियर भव्या मैम, शी आल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट इन टेकिंग माय लाइफ डिसीजंस कि मुझे ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए और मैं जो ये कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे इधर ध्यान की जगह अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने भी काफ़ी मेंटरशिप दिया। बट मोस्ट ऑफ ऑल प्रशांत सर वाज़ माय फुल टाइम गाइडेंस। उन्होंने पूरे टाइम हेल्प करी है मेरी सिंस द स्टार्ट ऑफ 11th टू द एंड ऑफ 12th। सो प्रशांत सर ने हेल्प करी, ये बात तो समझ में आती है। बट उनके मेंटरशिप में ऐसा क्या ख़ास था कि आपको लगा कि इससे मेरी लाइफ़ शेप हो रही है और आगे मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकता हूँ, जो आपका सपना था वो मैं पूरा कर सकता हूँ? थोड़ा मुझे इसके ऊपर थोड़ा-सा डिटेल में बताइए आप। प्रशांत सर से जब भी मैं बात करता था, तो उनसे बात करने में एक अलग प्रैक्टिकलिज़्म वाली फ़ील आती थी, दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, तो वो बातें इमोशनली कभी नहीं करते थे। वो मुझे लॉजिकली लेते थे कि ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें हम सोचते हैं, अगर हम इमोशनली सोचते हैं तो हमें
लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, बट एट द एंड वो गलत निकलता है। बट जब भी मैंने प्रशांत सर से बात करी है, तो उन्होंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताया कि ऐसा क्यों करना चाहिए, एंड विद सैटिस्फैक्टरी आंसर रीज़न्स कि हाँ, उनसे बात करने के बाद लगता था कि हाँ, सर इज़ सेइंग राइट, और जो मैं सोच रहा था वो गलत था। आई शुड डू दिस, कि सर ने बिल्कुल सही तरीके से समझाया मुझे चीज़ें, एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर 11th एंड 12th, एज़ आई सेड कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमेशा अपने मेंटर से लेते हैं। तो जैसे मुझे प्रशांत सर से बात करने से पता चला, नाउ व्हेन आई विल एंटर कॉलेज, तो there is not it is not necessary that someone will be there to help me. So after talking to Prashant sir, I know that I'll be able to take good decisions in my college and my life after. अच्छा, और क्या यह सच है कि आपने विल्हम वाइस स्कूल को छोड़ा इग्नाइटस जॉइन करने के लिए? हाँ जी, मैंने वेलम बॉय वन ऑफ द रीज़न्स फॉर लीविंग वेलम बॉय स्कूल वाज़ जॉइनिंग अ गुड कोचिंग, एंड जो मुझे जैसे जब मैंने प्लान बनाया छोड़ने का, तब मम्मी ने कहा कि शुभ इज़ एंटरिंग 11th नाउ एंड आई वाज़ एंटरिंग 9th, तो ही शी सेड कि आदित्य वाशनी गॉट अ वेरी गुड रैंक, सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर इग्नाइटस फॉर टुमारो। सो आई थॉट कि अब मैं यहाँ से ड्रॉप ऑफ कर जाता हूँ वेलम बॉयज़ से, तो आई विल बी एट होम इन 9th, ताकि मैं 10th से एक अच्छी कोचिंग जो कि इग्नाइटस मुझे लगी। तो मैंने सोचा कि इसीलिए मुझे ड्रॉप ऑफ कर लेना चाहिए, ताकि मैं 9th में घर पे रूट बनाऊँ, फिर 10th से आई कुड जॉइन अ गुड कोचिंग क्योंकि जहाँ पे विल्हम मैं बॉयज़ एग्ज़ाम। एक हॉस्टल स्कूल था, एक रेज़िडेंशियल रेज़िडेंशियल, स्कूल था, यस। तो पॉसिबल नहीं था, हाँ जी, वो इसलिए आपको लगा पॉसिबल, कि यस सर, आई शुड लीव, ओके, ताकि फाइन। अच्छी कोचिंग। और 10th से 12th तक ग्रोथ का बिगेस्ट फैक्टर क्या है, आपके हिसाब से? 10th से 12th के बीच का ग्रोथ का बिगेस्ट फैक्टर इज़ आयरॉनिकली फेलियर्स। मुझे लगा कि जो छोटे-छोटे फेलियर्स होते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा पुश करते हैं। फर्स्ट द ग्राफ ऑलवेज़ गोज़ लाइक, फेलियर आपको हमेशा नीचे लेकर जाता है, वो लेकर जाएगा। बट जब तक आप उस नीचे अपने लोएस्ट पीक तक नहीं पहुँचोगे, तब तक आप हाईएस्ट पीक तक नहीं पहुँचोगे। जैसे अगर हम लोग कोई भी एक वेव देखते हैं, तो फिर वो पहले नीचे जाती है, फिर वो ऊपर जाती है। सिमिलरली लाइफ़ में अगर आप नीचे जा रहे हो, तो इसका मतलब है आप ऊपर जाओगे ही जाओगे। और अगर कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा, ना उसका फेलियर होगा, ना उसको पासिंग की एक्सपेक्टेशंस होगी। उसकी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती इसी रहेगी। से जुड़ा एक सवाल है, फेलियर को हैंडल कैसे करते हो? फेलियर के टाइम पर जैसे अगर कोई मेजर फेलियर होता है, देन आई यूज्ड टू बी वेरी ग्लूमी, कि बहुत सैड रहता था कि ये क्यों नहीं हो रहा। बट इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग द डिसीजंस, आई शुड मोर ऑफ रेट्रोस्पेक्टेड कि मैंने क्या गलत करा। अगर मैंने वो चीज़ पकड़ ली, मेन चीज़ जो मैंने गलत करी है, देन आई कैन ईज़िली रेक्टिफाई इट, और एंड आई कैन बिकम बेटर इन द नेक्स्ट टेस्ट। मतलब रैंकर्स फेलियर अवॉइड नहीं करते, बल्कि उन्हें एनालाइज़ करते हैं। हाँ जी। सो सेल्फ डाउट फेस था क्या? हाँ जी, सेल्फ डाउट फेज़ 11th में तो कम था, बिकॉज़ 11th में आई वाज़ जस्ट पिकिंग अप ऑन स्टडीज़, बट 12th में मेरा जो है स्टार्टिंग वाज़ वेरी नॉर्मल, जैसे एक एवरेज स्टूडेंट करता है। फिर उसके बाद आई पिक्ड अप माय स्टडीज़, बहुत ज़्यादा पिकअप करी मैंने। फिर जब एक टाइम में जब बहुत ऊपर जाते हैं कि हाँ, अब अच्छा चल रहा है, अब अच्छा चल रहा है, तब हमेशा कुछ ऐसी फेलियर होती है जो आपको नीचे ले आती हैं। तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट होता था दैट विल आई बी एबल टू डू इट, एंड इफ आई वोंट बी, तो मैं कर क्यों रहा हूँ ये तैयारी। तो फिर उस टाइम पर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ दिन तक लगता है, बट ये तो हर कॉम्पिटिटर में होता है। जो बच्चा जितनी जल्दी खुद को वहाँ से पिकअप कर ले, वो होता है एआईआर-1। टीचर का सपोर्ट कैसे मिला इन सिचुएशन में? जब भी मैं थोड़ा सैड रहता था, आई यूज्ड टू टॉक टू प्रशांत सर, जो जनरली प्रशांत सर, जब वो नहीं होते तब कोई और सर, कोई और टीचर। तो सर यूज्ड टू से कि ये तो हर एक की लाइफ में आता है, मतलब इवन द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट टू फेस अ सेल्फ डाउट सिचुएशन। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 11th-12th बिल्कुल स्मूथली निकल जाए, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। तो उन्होंने समझाया कि ये तो हर एक के साथ होता है, बट आप कितना क्विक रिकवरी कर रहे हो, कितना क्विक अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ, आई लैक दिस, नाउ आई विल इम्प्रूव इट एंड आई विल डू इट, आई क्रैक इट, सो वो अच्छा। आपने क्लास 10th में इग्नाइटस जॉइन किया था। यस सर। तो सो 10th के एंड तक क्या मेजर चेंज फील किया आपने? 10th के एंड तक मैंने ये फ़ील करा कि आई डिड नॉट डिपेंड जस्ट ऑन थ्योरी फॉर एकेडमिक्स। मैंने समझा कि सिर्फ़ थ्योरी करने से कभी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, नॉट इवन बोर्ड्स। तो फिर जब मैं 10th में इग्नाइटस जॉइन करा, तो मैंने समझा कि हमें चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉट जस्ट हमें उसको मग अप करना ज़रूरी होता है, हमें समझना पड़ता है कि हमने हमें ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अगर हमें क्यों का आंसर मिल गया, तो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट यू हैड मग्ड अप, आप तब भी एक अच्छा आंसर फ्रेम करके आ सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। सो 10th के बाद आप 11th में आए, तो 11th का फर्स्ट शॉक क्या था? फर्स्ट शॉक तो इट वाज़ कि जो सिलेबस था वो काफ़ी वैलिड था 9th एंड 10th से। मतलब आते ही एकदम डिस्ट्रक्टिव सा सिलेबस था, कुछ समझ ही नहीं आया। फर्स्ट क्लास में बैठा एंड आई वाज़ लाइक ये क्या हो गया? जैसे हम 9th में पढ़ते हैं लॉज़ ऑफ मोशंस, बहुत बेसिक लॉज़ ऑफ मोशन, 3 लॉ होते हैं, 3 इक्वेशन होती है, सॉल्व करो और आंसर आ जाता है। हियर कम्स काइनेमैटिक्स, मोशन इन
2D मोशन इन 3D और वो देखकर ही आई वाज़ लाइक कि ये क्या हो गया? हमारे तो सिंपल फ़ॉर्मूले होते थे एंड इट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग। मतलब कि 10th का टॉपर होने के बाद भी स्ट्रगल शुरू हो हाँ गया जी। था। व्हेन यू टॉप 10th क्लास उसके बाद 11th इज़ लाइक रीसेटिंग एवरीथिंग। आई नो द बेस्ट ऑफ आई नो माय फ्रेंड्स दे वर बेस्ट इन एकेडमिक्स जिन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट नंबर 96, 97, 98 ऐसे-ऐसे लाए हैं वो। बट जैसे ही वो 11th एंटर करते हैं वो डाउन जाते हैं और अब जो 12th पास आउट कर रहे हैं दे कांट इवन टच 80% इन बोर्ड्स। तो ये आई वुड से कि अगर 10th में आपके कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप 11th-12th नहीं कर पाओगे। 11th इज़ अ रीसेटिंग पॉइंट फॉर एवरीवन, सब के सब। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो 11th में भी अच्छा कर ले साथ में। और मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या था? आई फेल्ट केमिस्ट्री बिकॉज़ केमिस्ट्री की इक्वेशंस मुझे 10th से ही खराब लगती थी। 10th से ही नहीं होती थी मुझसे। बट आई हैड टू टेक इट अप बिकॉज़ साइंसेस चाहिए थी तो केमिस्ट्री वाज़ मैंडेटरी। फर्स्ट लो स्कोर या फेलियर? फर्स्ट लो स्कोर uh, इन दिस जर्नी वाज़ इन 11th का फर्स्ट एग्ज़ाम तो नहीं, फर्स्ट एग्ज़ाम वाज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें तो आई स्कोर्ड वेरी गुड आउट ऑफ 35। आई गेस इट वाज़ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जिसमें मोल कांसेप्ट वगैरह आते हैं एंड आई नेवर यूज्ड टू लाइक इट, आई यूज्ड टू हेट दैट, बहुत ही खराब लगता था मुझे। तो उससे मुझे एग्ज़ैक्टली मार्क्स तो याद नहीं बट दे वर वेरी लो और आई वाज़ लाइक कि 10th में मैंने इतने अच्छे नंबर लाए एंड यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर आई रियलाइज़। तो ये आप चैप्टर टेस्ट की बात कर रहे हो जो कि इग्नाइटस में हुआ हाँ था। जी, चैप्टर। और मैं स्कूल के एग्जाम्स में? स्कूल के एग्ज़ाम में तो इट वाज़ डायरेक्टली इन 12th क्लास। इग्नाइटस में मैंने जब पढ़ाई करी तो इग्नाइटस में सिलेबस वाज़ ऑलवेज़ अहेड ऑफ स्कूल। तो मैं जब भी पढ़ता था, स्कूल में जो एग्ज़ाम होते थे आई यूज्ड टू स्कोर 20 में से होता था तो 20 आते थे, 40 में से होता था 38, 39 आराम से आ जाते थे। बट जब वो तो डायरेक्ट 12th में हुआ था मेरे साथ स्कूल में बिग फेलियर। उससे पहले तो 11th में 11th फाइनल आल्सो आई गॉट अ बिट लो स्कोर इन केमिस्ट्री बट उसके बाद आई पिक्ड इट अप। 12th में क्या हुआ था फेलियर? 12th में तो इट वाज़ माय सेकंड यूनिट टेस्ट आई रिमेंबर, तो उसमें 20 में से आई गॉट 10 और 11 समथिंग इन केमिस्ट्री। तो वहाँ पर मुझे बहुत खराब लगा कि स्कूल में कभी केमिस्ट्री में इतने कम नहीं आए यूनिट्स में। देन आई पिक्ड माय सेल्फ अप, उसके बाद ऐसा मोमेंट नहीं आया बहुत ज़्यादा। सो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ केमिस्ट्री आपको पहले भी आप लाइक नहीं करते थे और बाद में केमिस्ट्री को आपने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, कुछ ऐसा? हाँ जी, काइंड ऑफ मैं छोड़ ही दिया था वो तो होती। फिर इसको कैसे कॉप अप किया? फिर आके आपने इग्नाइटर से बात करी, अपने मेंटर से, अपने टीचर से बात करी? यस सर, मेजर हेल्प तो मेंटर से ही मिली मुझे। प्रशांत सर ही टोल्ड मी कि आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपको कैसे मैनेज करनी चाहिए, आपको बोर्ड कैसे मैनेज करना है, वो कॉम्पिटिटिव कैसे मैनेज करना है। तो उसके बारे में मेनली हेल्प तो उनसे ही मिली मुझे। अदरवाइज़ आई वुडन्ट बी एबल टू कोप अप विद केमिस्ट्री। तो उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं है बेटा, हाँ जी, केमिस्ट्री भी करनी हाँ पड़ेगी। जी, उन्होंने समझाया कि केमिस्ट्री कैसे हर एक सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। उन्होंने समझाया कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स व्हाई दे आर ऑल क्लब्ड, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है ट्रू, इन एवरी मोमेंट। ट्रू, वेरी ट्रू। सो जेईई सिर्फ सिलेबस का एग्ज़ाम नहीं, इमोशनल एंड्योरेंस का एग्ज़ाम भी है। हाँ जी, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दिस, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जेईई में अगर सिर्फ़ पढ़ने की बात होती, तो हर बच्चा कर पा रहा होता। बट ये एक लॉन्ग रन होती है, बहुत लॉन्ग रन होती है। अगर शॉर्ट रन होती है, जैसे अगर कोई एग्ज़ाम है 20 मार्क्स का, तो आप 2 दिन पहले पढ़ोगे तो भी आप कर लोगे, बहुत छोटा एग्ज़ाम है वो स्कूल का। बट दिस इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपको एक बहुत लॉन्ग रन करना होता है 2 इयर्स का और जो बहुत बड़ी बात होती है। तो इफ यू आर इमोशनली वेरी स्टेबल, आप इमोशनली अपने आप से कोप अप कर पा रहे हो हर एक फेलियर से, और अगर आप ज़्यादा अच्छा जा रहे हो तो कभी इतना एरोगेंट नहीं होना कि वापस से डाउनफॉल में आ जाओ। ये एक बहुत इमोशनली मतलब बहुत इमोशंस के चैलेंजेस भी होते हैं इस एग्ज़ाम में। दीज़ 2 इयर्स वर वेरी फुल ऑफ दिस, कि मैंने बहुत होप्स छोड़ी, मैंने बहुत रीगेन करा, बट जो बच्चा जितना अच्छा रीगेन कर पा रहा है अगेन वही सबसे अच्छा जाएगा। सो आपने स्ट्रेस कैसे हैंडल किया? व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी स्ट्रेस्ड, तो जनरली तो आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूज़िक, मैं थोड़ी देर पढ़ाई बंद करता था, मैं म्यूज़िक सुनता था। और या फिर आई यूज्ड टू जस्ट थिंक कि ठीक है, लेट्स स्टडी, लेट्स मेक इट हैपन। बट एट द सेम टाइम मैं सोचता था कि मुझे ऐसा नहीं बन जाना है कि आई एम जिसे बोलते हैं किताबी कीड़ा या फिर अ रोबोट हू जस्ट स्टडीज़ एंड ऑल। मुझे लगता था कि ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग बट आई शुड एन्जॉय लाइफ एट द सेम टाइम। कभी ऐसा पीछे नहीं छोड़ना अपने आप को चीज़ों से। तो उस टाइम पर आई यूज्ड टू फील कि हाँ, चलो लेट्स डू इट, वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड आई विल क्रैक इट, आई विल मेक इट हैपन। बट आई शुड नॉट गेट सो सीरियस कि मैं भूल जाऊँ कि आई एम एक्चुअली लिविंग। मोटिवेशन गिरता था? हाँ जी, बहुत बार। बहुत बार मोटिवेशन गिरता था, बट देन आई हैड माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव एंड माय मेंटर्स ऑफ इग्नाइटर्स। सो आपने इस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, हाँ जी, काफ़ी। राइट। और आपका डेली रूटीन क्या था? डेली रूटीन मेरा मेरा पूरा जो 11th का टाइम था, वो तो बहुत स्ट्रेट सा रूटीन रहा है, दैट आई यूज्ड टू वेक अप,
and go to school. Then I used to come back. I used to study a bit. Then coaching से घर जाके रात को पढ़ता नहीं था इतना. So it was like I studied 3 to 4 hours. Productive was 3 to 4 hours approximately 3 hours. And then when I entered grade 12th, so starting I did very plain like an average student 3 to 4 hours. Then my second phase was कि मैं थोड़ा स्ट्रेच करना शुरू करा अपना 5 6 7 आवर्स तक लेके गया. फिर उसके बाद जो डाउनफॉल वाला मोमेंट होता है, एवरी टाइम यू गो अप यू विल फॉल डाउन. तो जब डाउनफॉल वाला मोमेंट था, आई barely touched 1 hour और समटाइम्स आई टच्ड 2 to 3 hours. ऐसा ही रहता था मेरा. उस टाइम आई वाज वेरी सैड कि क्यों नहीं हो रहा. देन इन द फाइनल डेज लाइक अराउंड 4 months बिफोर द एग्जाम मैंने वापस अपने आप को पिकअप करना शुरू करा. माय पिक वाज वेरी ग्रेजुअल. 1 महीना तो मैं वापस अपने स्टेबल पोजीशन में आया जहाँ मैं स्टार्ट करा था. लाइक 4 आवर्स और 5 आवर्स. देन उसके बाद जो बाकी के बचे हुए 3 मंथ्स थे मेरे एग्जाम में, मैंने एकदम खींच दिया लाइक 10-12 आवर्स अ डे. प्रोडक्टिव वाज 10 आवर्स अ डे. क्या आपने कोई अपना टाइम टेबल भी मेंटेन किया था? टाइम टेबल द एग्जैक्ट आई डोंट फॉलो एन एग्जैक्ट टाइम टेबल क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ तो अपने आप को एक स्पेस में कन्फाइन कर रहा हूँ. तो मुझे काफ़ी कंजेस्टेड सा अपना एनवायरनमेंट लगने लगता है इफ आई मेक अ टाइम टेबल. इंस्टेड मैं ये सोचता हूँ कि व्हेनेवर आई नीड अ चेंज आई विल चेंज माय टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बट आई नॉट लूज़ माय डिसिप्लिन ऑफ स्टडी. नोट्स कैसे बनाया करते थे? Okay, so for notes, I mostly used to refer to NCERT for basic notes क्योंकि notes में मैं अपने basics ज़्यादा strong करने की कोशिश करता था and my advanced portion was strengthened by the PYQs. तो notes में सबसे पहले जो क्लास चल रही होती थी क्लास में I used to make rough notes of everything and जो स्कूल में क्लास होती थी उससे भी rough notes बनाता था. फिर घर पे बैठता था और बुक पढ़ता था. उसके बाद I used to compile a notes of everything और बिल्कुल fair इतने प्रॉपर कि मैं जब भी खोलकर देखता हूँ मुझे मन करता है उनको पढ़ने का. अपार्ट फ्रॉम दिस एट इग्नाइटर्स मुझे टीचर ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया ऑफ वन पेज नोट्स. तो जब आप वन पेजर्स बनाते हो ये वन पेज नोट्स तो फिर इसके थ्रू आप अगर एक शीट लेंगे आप उसको 3 कॉलम्स में बांटेंगे. यू राइट वेरी स्मॉल फॉन्ट में आप हर एक टॉपिक अगर कवर करते चलो और बस उतना उतना लिखो जितना आपको नहीं आता. जो आता है एंड यू विल रिमेंबर इट फॉरएवर. तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं बट आपको लग रहा है कि इसमें मैं थोड़ा वीक हूँ, ये भूल सकता हूँ मैं. सो यू राइट इट डाउन ऑन योर वन पेज नोट्स. हर एक चैप्टर को एक एक पेज नोट्स में कंपाइल करो. तो आई यूज्ड टू टेक दैट एवरी संडे. मैं बैठता था उनको पढ़ता था और मेरा एक पेज 15 मिनट्स और सो मेरा पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाता था जो जो मुझे नहीं आता था. सो ये बेसिकली आपकी रिविजन स्ट्रेटजी थी। यस सर. नोट्स में फेयर बनाता था देन आई यूज्ड टू रिवाइज फ्रॉम माय वन पेज नोट्स एवरी टाइम. और डाउट पूछने में हेजिटेशन होती थी क्या? नहीं लकीली इग्नाइटर्स फॉर टुमारो में एनवायरनमेंट इतना अच्छा था डाउट्स पूछने का. आई यूज्ड टू सिट हियर ऑल डे. जब मन करता था आई यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो इन द इवनिंग आई यूज्ड टू स्टडी फुल डे हियर. तो इधर जैसे ही टीचर फ्री होते थे वंस यू टेल हिम कि मुझे डाउट्स है तो वो अपने आप को हर एक जब भी क्लास होती थी उनकी चल रही होती थी दे यूज्ड टू फिनिश द क्लास. जब भी उनको टाइम मिलता था वो आकर आपके सबसे पहले डाउट्स हैंडल करते थे. दे डिड नॉट ऐसा नहीं था कि वो कहते थे अभी मुझे ब्रेक लेना है अभी मेरा ब्रेक का टाइम है. दे सेड अभी मेरा ब्रेक है चलो आप डाउट सॉल्व करते हैं. दे वर लाइक कि जितना टाइम मिल रहा है हम डिवोट करने के लिए तैयार हैं. इफ यू आर रेडी दे विल आल्सो सपोर्ट यू फुल्ली. पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर in my school I used to some of my friends were very good in studies and they had the same goal as me. तो उनका जब वो पढ़ाई करते थे आफ्टर लिसनिंग टू देयर रूटीन आई यूज्ड टू हैव अ प्रेशर ऑन मी कि हाँ मुझे भी कुछ एनहांस करने की ज़रूरत है. बट जनरली तो आई डू नॉट टेक पीयर प्रेशर मच. और जैसे कंपेयर करते हैं फैमिली में किसी और के बच्चे के साथ या फिर आपने भी कुछ ऐसा फेस किया है? कोई बीच कॉम्पिटिशन? बीच में तो यस कभी-कभी कंपैरिजन होता था बट आई फील दैट टू सम एक्सटेंट कंपैरिजन इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि आप जो एग्ज़ाम लिख रहे हो दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेशनल लेवल जहाँ पर आप बच्चों के साथ एक्चुअल में कम्पीट कर रहे हो. सो इफ योर पेरेंट्स आर सेइंग कि इस ये इतने ला रहा है देन इट मीन्स दैट दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट कॉम्पिटिशन अगेंस्ट एवरीवन एल्स. वो भी आपको उसी कॉम्पिटिशन के लिए रेडी करना चाह रहे हैं जिसमें बाकी सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड वर देयर एनी बर्नआउट फेजेस? हाँ जी, समटाइम्स एज़ आई टोल्ड कि जब मेरा वो 10 आवर्स अ डे वाला टाइम होता था 3 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम, तब मेरे बर्नआउट्स काफ़ी होते थे. तो उस टाइम पर मैं अपनी मम्मी के पास जाता था एंड इट इज़ वेरी चाइल्डिश बट आई यूज्ड टू स्लीप ऑन माय मदर्स लैप फॉर 1 आवर. एंड आई वुड से कि अगर कोई भी ऐसे बर्न्ड आउट है, ट्रस्ट मी आप जाकर अपनी मम्मी की गोदी में सो जाओ एंड यू विल फील सो रिलैक्स्ड. 1 घंटे बाद आप उठोगे आपको ऐसा लगेगा आप 8 घंटे सोकर उठे हो. और ऐसी पढ़ाई होती है उसके बाद. इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा लगता है. और कभी गिव अप करने का थॉट भी आया था क्या? हाँ जी, गिव अप करने का थॉट आया बट नॉट इन द लास्ट 3 मंथ्स. लास्ट 3 मंथ्स में आई वाज़ वेरी श्योर कि अब मुझे थॉट आना ही नहीं चाहिए. इन द मिडल फेज ऑफ माय 12th व्हेन आई वाज़
आई यूज्ड टू स्टडी 2 to 3 आवर्स अ डे, जब मैं बहुत लो चला गया था, तब बहुत थॉट्स आए। उसके अलावा व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी 5 to 6 आवर्स बीच में, तब भी थॉट्स आते थे। जब मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते थे, देन आई यूज्ड टू फील कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, हो ही नहीं रहा, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना, लेट्स लीव इट। बट आई हैंडल्ड इट करेक्टली एंड आई कोप्ड अप विद इट। सो व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, क्या अपने पेरेंट्स और टीचर्स को सारी बातें बताया करते थे? हाँ जी, ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स को पता था। बट सम थिंग्स आई डिड नॉट टेल कि अभी मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज़ आई थिंक दैट राइटिंग अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम इंक्लूड्स कि आप खुद से भी कितना कर पा रहे हो विदाउट ट्रू। टेलिंग एनीवन, कि आप अपने अंदर से आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज़ आफ्टर कॉलेज देयर बी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव समवन टू हेल्प यू एवरी टाइम। आपको खुद से कोप अप करना आना चाहिए, एंड इसकी प्रैक्टिस आई फील कि 11th क्लास से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें तो आई डिड नॉट टेल एनीवन कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, आई विल फेस इट ऑन माय ओन, आई विल फेस इट फियर्सली, और देखते हैं कैसे नहीं होता। आई यूज्ड टू से दैट होगा कैसे नहीं होगा, आई विल ब्रिंग एआईआर 1, आई यूज्ड टू टारगेट एआईआर 1। एंड स्लीप शेड्यूल? स्लीप शेड्यूल वाज़ यूजुअली नॉट गुड। जैसे जब मैंने स्टार्ट करा था, तब मेरी स्लीप शेड्यूल वाज़ 7 to 8 आवर्स, जैसा टिपिकल होना चाहिए। बीच में इट वेंट टू 8 to 9, और फिर उसके बाद जब एंडिंग थी, एंड के 4 मंथ्स, उस टाइम पर मैं स्लीप शेड्यूल बहुत खराब था। मुझे नींद ही नहीं आती थी, ऐसा था। आई यूज्ड टू हैव सो मच ऑफ थॉट्स इन माय हेड, आई यूज्ड टू स्लीप 4 आवर्स, 5 आवर्स, कभी-कभी उतने भी नहीं। कभी-कभी मैं सोने जाता था, आई यूज्ड टू स्लीप एट 11, 12 बजे आँख खुल गई, नींद ही नहीं आ रही, 2 बजे तक मैं करवट बदल रहा हूँ, इतने थॉट्स आ रहे हैं, माय ब्रेन वाज़ सो मक्ड अप। तो उस टाइम पर मेरा स्लीप शेड्यूल काफ़ी बिगड़ जाता था, बट अगले दिन आई स्टिल डिड इट विद ऑल माय ज़ील, बट आई स्टिल हैव हैड दैट थॉट्स। इन द एंड एवरीथिंग वेंट आउट परफेक्टली, एंड नाउ आई स्लीप 8 to 9 आवर्स एवरी डे। इसके बारे में भी अपने मेंटर से आके आप डिस्कस करते थे, सर ठीक से सो नहीं पाता हूँ, चाहे हाँ जी, कभी-कभी आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, बट नॉट एवरी टाइम। मुझे लगता था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, कि ठीक है, कभी-कभी कम भी सोएँगे, बट आपका ये मतलब नहीं है आप अपनी एनर्जी डाउन कर दो अपने अगले दिन के लिए। तो इट वाज़ प्रिपेयरिंग मी फॉर द हार्श कंडीशंस आल्सो। और डिस्ट्रैक्शन कैसे कंट्रोल किया? डिस्ट्रैक्शंस, मेनली तो डिस्ट्रैक्शंस माय मदर हैंडल्ड ऑल माय डिस्ट्रैक्शंस। जैसे फ़ोन होता है यूजुअली, फ़ोन मेरे पास कभी था नहीं। आई डोंट हैव अ पर्सनल फ़ोन इवन राइट नाउ। आई विल गेट इट वन्स आई गेट अ कॉलेज। आफ्टर जोसा काउंसलिंग आई विल गेट माय पर्सनल फ़ोन। अभी जो फ़ोन रहता है वो मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी के पास रहता है। व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू समथिंग अबाउट गिटार और समथिंग अबाउट रिसर्चिंग, तब वो दे देती थी। अदरवाइज़ इट यूज्ड टू स्टे विद माय मदर ओनली। सो डू यू थिंक कि आपकी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस हुई? No, I don't think so. My social life was sacrificed in this, because social life is not always about social media. Social life की beginning is always in the school, कि आप अपने peers के साथ कैसे interact कर रहे हो, अपने juniors, अपने seniors के साथ कैसे interact कर रहे हो। एंड मेरी मम्मी ने हमेशा से सिखाया है कि हमेशा बात करनी है, कि ऐसे पीछे नहीं हटना। वी शुड नॉट बी लाइक कि अपने एरिया में ही है, वी शुड गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। एंड आई यूज्ड टू स्टैंड इन द इलेक्शंस ऑफ माय स्कूल, जहाँ पर मुझे काफ़ी सारी अपनी स्पीचेस देनी पड़ती थी पब्लिक में। तो देयर आई यूज्ड टू फील कॉन्फिडेंट। तो सोशल लाइफ वाज़ नेवर सैक्रिफाइस्ड, आई वाज़ स्टिल वेरी सोशली वेल। सो नाउ व्हेन आई विल एंटर द सोशल मीडिया इन रियल लाइफ, देन आई विल बी एबल टू मेक अ गुड स्पॉट फॉर माय सेल्फ। सो 12th स्टार्ट होते स्ट्रेटजी क्या थी? 12th स्टार्ट होते ही माय स्ट्रैटेजी वाज़ अ वेरी आइडियल वन। तब ऑब्वियस जब कोई पहली बार 12th में आता है, तो उनको नहीं पता दैट दे वोंट बी एबल टू फॉलो देयर स्ट्रैटेजी थ्रू आउट द ईयर। बीच में हमेशा ब्रेक हो ही जाता है। सो आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, मैं क्लास में अच्छे से सुनूँगा स्कूल में, आई विल लिसन करेक्टली इन माय कोचिंग, और फिर मैं घर आके एकदम फोकस से एनसीईआरटी पढ़ूँगा, पीवाईक्यूज़ करूँगा, सब करूँगा। हर एक चैप्टर के साथ हर एक चैप्टर की पीवाईक्यूज़ करूँगा। बट जैसे-जैसे 1-2 चैप्टर हुए, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन्स होते थे प्रीवियस ईयर में, तो मेरा बैकलॉग बनने लगा। तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, और बैकलॉग बनता जा रहा था। बट स्टिल मैंने अपनी ये सोच कंटिन्यू रखी। इस चक्कर में थोड़े-थोड़े चैप्टर छूटते जा रहे थे। बट देन आई रियलाइज़ कि जो हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होगा। आई टूक द वेरी आइडियल केस। उसके बाद आई रिफाइंड माय स्ट्रैटेजी आफ्टर 1/4 ऑफ माय 12th ग्रेड। जब 1/4 ईयर पास हो गया, देन आई रिवाइज़ माय स्ट्रैटेजी कि अब मुझे पीछे का भी कवर करना है, और आगे का इस तरीके से कवर करना है कि बैकलॉग ना बने। यू मीन आपकी जो सीरियस प्रिपरेशन है वो 12th के 1/4 पोर्शन हो जाने के बाद शुरू हाँ की जी, गई? जो एक्सट्रीम से शुरू करा वो तो मैंने 12th के 1/4 के बाद करा। एंड जैसा कि आपने बताया कि आपकी डेली स्टडी आवर्स भी वेरी करती रही हाँ थ्रू जी। आउट 11th एंड 12th। सो इट वाज़ ऑन एन एवरेज कितनी थी? ऑन एन एवरेज बोले तो 5 आवर्स टू 6 आवर्स तो रहती थी। और प्रोडक्टिव स्टडी और फेक स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्टिव स्टडी इज़ द स्टडी कि आप जब बैठे हुए हो, तो एक्चुअल में आप जो कर रहे हो समझ आ रहा हो। अब प्रोडक्टिव स्टडी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रोडक्टिव स्टडी जो एक्चुअल प्रोडक्टिव लगे, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो,
तो आप पढ़े जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक होता है ऐसी प्रोडक्टिव स्टडी जो आपको लगे फेक हो रही है, जैसे आप क्वेश्चंस करने बैठ रहे हो, आप जेईई क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ऐसा होता है कभी-कभी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, देन यू फील कि ये तो सेशन था ही नहीं प्रोडक्टिव, बट एक्चुअली दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव दैन द एक्चुअल प्रोडक्टिव सेशन, क्योंकि उसमें आपको ऐसी-ऐसी गलतियाँ पता लगी कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे थे। आपको इतनी गलतियाँ पता लग रही है तो इतना प्रोडक्टिव सेशन बन जाता है ना, बस आपको लगता है कि वो फेक था क्योंकि क्वेश्चंस नहीं सो यू थे। मीन आवर्स मैटर नहीं करते, हाँ जी, हमेशा बल्कि क्वालिटी और ऑनेस्टी ज़्यादा मैटर करती हाँ है। जी, क्वालिटी एंड ऑनेस्टी मैटर्स अ लॉट। बट एट द एंड जब आप क्वेश्चंस करने लग जाते हो, जब आप सारे टाइप के क्वेश्चन समझ जाते हो, देन आवर्स आल्सो मैटर कि आप कितने घंटे लगा पा रहे हो अपने पीवाईक्यूज़। और मॉक टेस्ट ने कैसे आपको सपोर्ट किया? मॉक टेस्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हमेशा मतलब मॉक टेस्ट मेरे चाहे बोर्ड का हो या फिर जेईई का हो, मॉक टेस्ट से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो फर्स्ट थिंग कि जो मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं सही पढ़ता हूँ? पढ़ने की स्ट्रैटेजी सही है या नहीं? सेकंड थिंग मेरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिखे जेईई के लिए कभी। दे वर लाइक कि मॉक टेस्ट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं उनको कहता था कि मॉक टेस्ट लिखने से बहुत फ़ायदा होगा, बट दे डिड नॉट लिस्टन टू मी और एट द एंड उनका पेपर इसलिए नहीं छूटा क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाए। पढ़ाई उन्होंने भी करी, बट उनका पेपर इसलिए छूटा बिकॉज़ दे weren't एबल टू मैनेज देयर टाइम या फिर कौन-सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, ये वाला क्वेश्चन कब छोड़ना है, ये सब उनको समझ ही नहीं आया क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। बट आई गिव मॉक टेस्ट, आई न्यू व्हेन टू लीव द क्वेश्चन, आई न्यू व्हेन टू डू द क्वेश्चन, व्हिच हेल्प्ड मी टू स्कोर दिस और परसेंटाइल। टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे आप? टेस्ट एनालिसिस, आई फील दैट फॉर टेस्ट एनालिसिस आपका जैसे ही टेस्ट हो, आप उसके तुरंत बाद उसके जैसे ही आपका टेस्ट हो उसके तुरंत बाद आप टेस्ट लेकर बैठो एंड यू एनालाइज़ इट इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप 1 या 2 दिन बाद करते हो तो यू फॉरगेट कि आपने उस टाइम पर क्या सोचा था ये क्वेश्चन करते वक़्त। तो अगर आप तुरंत लेके बैठ रहे हो और आप सोच रहे हो कि ओह! मैंने ये सोचा, ये नहीं सोचना चाहिए था एंड यू राइट इट डाउन समवेयर, तो अगले टेस्ट के लिए आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होती है। और वीक सब्जेक्ट्स पर कैसे काम किया आपने? वीक सब्जेक्ट्स में मुझसे एक गलती ये हुई थी कि मैं वीक सब्जेक्ट को कभी-कभी पीछे छोड़ देता था, लाइक केमिस्ट्री। तो उसमें मुझे बोर्ड्स के टाइम पर बहुत दिक्कत हुई थी। बट फिर एंड में मैंने सोचा कि अब जो मैंने छोड़ा है उसके लिए कवर करना है, तो उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क करा था एंड आई कवर्ड इट अप। और क्या कभी रैंक एक्सपेक्टेशन से प्रेशर फील किया? रैंक एक्सपेक्टेशंस, यस प्रेशर तो होता था बिकॉज़ द कॉलेज आई एम टारगेटिंग उसके लिए जो है कट ऑफ जाती है 200 मैक्सिमम, 200 से या फिर 215 तक चली जाएगी किसी-किसी साल, उसके बाद नहीं मिलता वो कॉलेज। सो आई यूज्ड टू फील कि रैंक लानी पड़ेगी। 200 इज़ नॉट एन ईज़ी रैंक, ऑल इंडिया रैंक व्हेन सो मेनी पीपल आर गिविंग द एग्ज़ाम। तो उस टाइम पे प्रेशर लगता था कि अगर रैंक नहीं आई तो ये कॉलेज नहीं मिलेगा एंड आई वांटेड टू गेट इनटू दैट कॉलेज, बट समवेयर दैट प्रेशर हेल्प्ड मी टू गेट दैट रैंक जिससे मुझे डर लगता था। एंग्जायटी बिफोर एग्जाम? हाँ जी, एग्ज़ाम से पहले तो मुझे काफ़ी एंग्ज़ायटी थी। एग्ज़ाम से पहले आई रिमेंबर 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम आई गॉट हाई फीवर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन सी हो रही थी, व्हाट इफ आई डोंट गेट द रैंक आई वांट? व्हाट इफ आई डोंट गेट द कॉलेज? आई वांटेड टू गेट इंटो दैट कॉलेज ओनली, आई वाज़ वेरी कि हाँ, करना है डिटरमाइंड। सो आई वाज़ वेरी टेंस कि अगर नहीं मिला तो क्या? सो हाँ, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी बहुत एंग्ज़ायटी थी मुझे तो बिफोर द एग्ज़ाम, बट देन एवरीथिंग तो टर्न्ड जेईई मेंस में 129th रैंक आना इट्स अ बिग डील, यस। राइट? सो क्या ये क्लियर था दिमाग में कि मेरी रैंक तो अच्छी आएगी? जब पेपर देने से पहले आई वाज़ अ बिट डाइसी कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अजीब आते थे, मॉक टेस्ट में मैंने देखा था, होगा या नहीं होगा एंड ऑल। बट फिर उसके बाद जब मैं पेपर दिया, पेपर करते समय आई रियलाइज़ कि जितनी मैंने तैयारी करी थी दैट वाज़ एप्रोप्रिएट, कि हाँ, मुझे इतना नहीं डरना चाहिए था। हाँ, आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव गॉट अ रैंक बिलो 100, बट आई रियलाइज़्ड कि हाँ, मैं तैयारी अच्छी करी थी, ऐसा नहीं था कि मुझे इतना डरने की ज़रूरत थी। तो आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम आई वाज़ श्योर कि हाँ, अच्छी रैंक आ जानी चाहिए। I expected below 300, तो फिर भी मेरा एसपीआई का डाइसी था, बट देन द रिजल्ट केम एंड एआईआर 129, आई वाज़ वेरी हैप्पी। सो क्या आप डिसिप्लिन्ड थे? ये सेल्फ डिसिप्लिन था या फिर फोर्स्ड डिसिप्लिन था? स्टार्टिंग में फोर्स्ड डिसिप्लिन था, बट दैट हेल्प्ड मी टू फ्रेम माय सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे 1/4 ऑफ द 12th ग्रेड जैसे बताया स्टार्टिंग में, दैट वाज़ फोर्स्ड डिसिप्लिन कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे पढ़ना पड़ता था। बट उसके बाद जब 1/4 ऑफ द ईयर बीत गया, फिर मैंने समझा कि ओह! अच्छा ये इसलिए बोल रहे थे। फिर मैंने सेल्फ डिसिप्लिन जो सेटअप करा वो एकदम एक्सीलेंट सिस्टम था। अच्छा, आपको किस मोमेंट में ऐसा लगा कि एआईआर रैंक पॉसिबल है, ऑल इंडिया रैंक इस तरीके से लाना पॉसिबल है, गुड रैंक लाना पॉसिबल है? व्हेन आफ्टर माय सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे लगा कि हाँ, आई कुड हैव डन बेटर। फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 98.47 परसेंटाइल। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ओके इफ आई वर्क हार्ड मे बी आई विल बी एबल टू गेट अ गुड रैंक। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब करके देखते हैं।
अब मिल जानी चाहिए रैंक। तो जब मैं पढ़ना शुरू करा, तो मैं समझा कि इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैं सोचता था। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि हाँ, अब हो जाएगा। देन आफ्टर आई गिव द पेपर व्हेन आई केम होम, मैंने मम्मी को कहा कि रैंक बन जानी चाहिए इस बार। मैंने बस इतना कहा। यू मीन एआईआर रिजल्ट से पहले माइंडसेट में आता है, हाँ जी, राइट? इफ यू आर डिटरमाइंड कि हाँ, मुझे ये रैंक लानी है, आई विल डू इट, तो अपने आप रैंक आ ही जाएगी एट द एंड। तो फिर कंपटीशन को मेंटली कैसे हैंडल किया? जैसे आपने कहा कि आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट आपके कुछ पर्टिकुलर से परसेंटाइल आए थे, 98 पॉइंट समथिंग समथिंग आए थे। तो फिर आपको लगा कि नहीं, मेरी इससे अच्छी परसेंटाइल आ सकती है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। सो आपने इसको कैसे मेंटली विजुअलाइज़ किया कि यस, मुझे इससे अच्छे रैंक लाने हैं या फिर मुझे इससे अच्छा जब मैंने पेपर दिया और उसके बाद मैंने घर आके वो पेपर का जब आंसर की आई, तो मैंने पेपर खोल के देखा, देन आई अंडरस्टूड कि इतनी भी डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं जितना डिफिकल्ट हम उनको बनाते हैं। इट्स अबाउट योर मेंटल गेम कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा इमेजिन कर रहे हो, तो फिर आपसे वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, आप उसके ऊपर से कभी नहीं जा पाओगे। बट इफ यू इमेजिन कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी, ये तो बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। आई जस्ट हैड टू डू सम ऑफ माय हार्ड वर्क फ्रॉम माय साइड। अगर आप एक बार ये समझ गए तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगी वो प्रॉब्लम, कोई ऐसे बड़ी गेम नहीं है, बड़ी और प्रॉब्लम। एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करते थे? एनर्जी कभी-कभी एनर्जी डाउन तो जाती ही थी, जब ज़्यादा पढ़ रहा था तब एनर्जी डाउन जाती थी, बट जब डाउन जाती थी आई हैड माय ओन वेज़, गिटार बजाता था, गिटार आई लव टू प्ले गिटार, आई लव टू लिसन टू म्यूज़िक, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली और प्ले स्पोर्ट्स, तो उनके थ्रू हो जाता था। शौर्य, अब बात करते हैं कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स की। आपकी जर्नी का इमोशनल साइड क्या था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो शुरू करते हैं, लोएस्ट इमोशनल पॉइंट क्या था आपका? लोएस्ट इमोशनल पॉइंट जब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे एंड आई वाज़ गोइंग वेरी डाउन, मुझसे टाइम भी पढ़ भी नहीं पा रहा था मैं। आई यूज्ड टू स्टडी 2 और 3 आवर्स अ डे और उस टाइम पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि करना है, सो इट वाज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो उस टाइम पे मेरा वीकेस्ट पॉइंट था। सो क्या कभी क्राइंग और फ्रस्ट्रेशन फेज़ भी आया था? हाँ जी, फ्रस्ट्रेशन फेज़ तो बहुत आया था, बीच-बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, काफ़ी ज़्यादा ही। एंड कभी-कभी आई हैव नॉट क्राई मच कि, बट हाँ, बहुत ज़्यादा उदास रहता था कि हो ही नहीं रहा, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड। फियर ऑफ फेलियर? बहुत था। ये तो 11th के फर्स्ट डे से था कि आई डिड नॉट फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ बीइंग एवरेज, कि मुझे एक एवरेज बच्चा नहीं बन के रहना है, आई हैव टू डू समथिंग एंड आई डोंट हैव टू फेल। ये दोनों फियर बहुत बड़े थे मेरे। और पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन का प्रेशर? वो काफ़ी था बिकॉज़ बचपन से उन्होंने देखा है कि मैं पढ़ाई अच्छे से कर ही गया एंड आई हैड सेल्फ एक्सपेक्टेशन टू। तो इट वाज़ नॉट जस्ट अ प्रेशर ऑफ पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, बट इट वाज़ प्रेशर ऑफ सेल्फ एक्सपेक्टेशन टू। और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस जस्टिफाइड थी बिकॉज़ दे हैड पुट इन देयर टाइम आल्सो, देयर हार्ड वर्क आल्सो, देयर सैक्रिफाइसेस आल्सो। तो दे शुड हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी टू गेट दैट रैंक। तो सो कभी लोनलीनेस भी फील हुई आपको? हाँ जी, कभी-कभी तो लोनलीनेस फ़ील होती है। जब मैं अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर नहीं करता था, आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ, अब इतना टफ़ तो होना चाहिए कि आई विल बी एबल टू डू इट ऑन माय ओन। तब काफ़ी लोनलीनेस फ़ील होती थी कि मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। बट उस टाइम पर आई यूज्ड टू जस्ट कॉल माय फ्रेंड्स एंड उनसे बात करता था, जनरल चीज़ें ही, हँसी-मज़ाक करता था, तो आई यूज्ड टू फ़ील वेरी गुड एंड बैक टू माय स्टडीज़। और किसी टीचर ने आपको इमोशनली सपोर्ट किया? हाँ जी, ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स एट इग्नाइटर्स सपोर्टेड मी इमोशनली, कि मैं कभी डाउन चल रहा होता था तो फिर मैं हर एक से बात करता था, हर टीचर से बात कर लेता था। नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ प्रॉब्लम। उनसे मैं ऐसे ही बात करता था, लाइक आई यूज्ड टू क्रैक जोक्स विद देम, आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम जब लेक्चर्स नहीं चल रहे थे तब। और सेल्फ टॉक कैसा था? सेल्फ टॉक वाज़ अ वेरी बिग पॉइंट फॉर मी कि जब मैं अकेला होता था, व्हेन आई यूज्ड टू फील लोनली, आई यूज्ड टू से कि होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना हो? मैंने इतनी तैयारी करी है, अब इतने एंड पर छोड़ूँगा तो फ़ायदा क्या? और मुझे लगता था कि एग्ज़ाम को कभी-कभी ईगो पर लेना अच्छी बात होती है, कि कैसे नहीं हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा मुझसे? व्हाई कांट आई डू दैट व्हेन अदर्स कैन डू इट? क्योंकि मुझे हमेशा से ये मन था कि मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसमें बेस्ट नहीं हुआ, तो फ़ायदा क्या हुआ करने का? आई शुड बी द बेस्ट एट व्हाट आई एम ट्राइंग। तो ये माइंडसेट काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सो क्या मेडिटेशन, प्रेयर, एक्सरसाइज भी हेल्प करती है? Yes sir, physical exercise also helps, but I would say mental exercise helps more than that, क्योंकि ये जो गेम है 2 years का, that depends more on your mental abilities and your physical ability। तो I would say कि meditation and mentally prepare करना खुद को is very important for this competition। और एग्जाम के एक दिन पहले माइंडसेट क्या था? एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आई वाज़ वेरी नर्वस, बट उससे पहले एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आई थॉट कि अब तो एआईआर-1 लानी है। अब तो तैयारी कर ली मैंने। आई गिव मॉक टेस्ट, आई गॉट सो गुड मार्क्स इन मॉक टेस्ट आल्सो। तो मैंने सोचा अब क्या, अब तो एआईआर-1 लानी है। मैं हर बार ये बोलता था। माय सेल्फ टॉक इन्वॉल्व्ड 2 स्टेटमेंट्स। 1, आई विल बी द बेस्ट एट व्हाट आई ट्राई, एंड 2nd,
आई विल गेट AIR-1। मैंने हमेशा से ये बोला है कि आई विल ट्राई, ये नहीं बोला कि आई विल ट्राई टू गेट AIR-1। मैं ये बोलता था आई विल गेट AIR-1। ये चीज़ मैंने प्रशांत सर से बहुत सीखी है कि हमें AIR-1 लानी है, बस बात खत्म। और रिजल्ट के पहले नर्वसनेस? रिज़ल्ट के पहले हाँ, रिज़ल्ट फाइनल की जब अनाउंस हुई, तो जैसे ही मैंने फाइनल आंसर की देखी तो मुझे बहुत हाई फ़ीवर हो गया उसी रात को। मतलब जैसे ही मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, एकदम से घबराहट सी होती है तो मुझे फ़ीवर आ जाता है। आई गॉट अ वेरी हाई फ़ीवर। मैं रात को सो गया, सुबह उठा, रिज़ल्ट आया एंड आई ओपन्ड द रिज़ल्ट एंड इट वाज़ 99.84096743 परसेंटाइल एंड AIR 129। बहुत खुशी हुई थी तब तो। ओके। और फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर AIR 129? फर्स्ट रिएक्शन तो आई जंप्ड अप फ्रॉम माय सीट। मेरे पापा थे, मम्मी तो एक्सरसाइज कर रही थी उस टाइम पर, तो पापा रूम में थे। पापा कहते रिजल्ट चेक किया? तो मैंने कहा हाँ रिजल्ट आ गया, चेक कर रहा हूँ। आई वाज पुटिंग ऑन द कैप्चा इन दैट। तो मैंने जैसे ही एंटर दबाया, मैंने बोल दिया AIR 129 एंड माय फादर जंप्ड सो हाई। बहुत ही खुश थे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आई थॉट कि मैं पहले अपना रैंक खोल के देख लूंगा, इफ द रैंक विल बी गुड तो मैं रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अपने पेरेंट्स की। तो लेकिन जब पापा ने पूछा कि रिजल्ट आ गया, तो मैंने कह दिया हाँ रिजल्ट आ गया, तो उसमें पापा ही आ गए रूम में, फिर तो वीडियो छूट गई। और इग्नाइटर्स फैकल्टी रिएक्शन? इग्नाइटस में तो एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे सेलिब्रेशन हुआ, केक वेक था, स्वीट्स और एंड ऑल, फोटोशूट वगैरह सब बहुत अच्छा हुआ। सेलिब्रेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ था। सो क्या लाइफ इंस्टेंटली चेंज हो गई, ऐसा कुछ फील हुआ क्या? यस, लाइफ इंस्टेंटली बहुत चेंज हो गई। जैसे आपकी रैंक आती है, रैंक इज़ लाइक कि आपकी सोसाइटी में कितनी वैल्यू की जाएगी। रैंक से आपको बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है कि हाँ, इसने इतनी रैंक लाई थी, इससे बात करने का फ़ायदा है। एवरीबॉडी हू डिडन्ट टॉक टू मी, एनीबॉडी हू डिडन्ट टॉक टू मी आल्सो कम्स टू टॉक टू मी इन देयर ओन वे कि ये कैसे करा आपने? ये हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। जिनको मैं नहीं जानता वो भी मुझसे आकर पूछ रहे कि ये रैंक आई तुम्हारी? तो मैंने कहा यस। तो उसमें काफ़ी जब रैंक आ जाती है देन यू गेट वेरी पॉपुलर कि इतनी आई है रैंक, स्कूल में, अपनी सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कोचिंग में, हर जगह यू गेट पॉपुलर विद द रैंक। सो आपकी एग्जैक्ट स्टडी सिस्टम क्या थी? आई मीन वन शॉट स्टडी या फिर मल्टीपल रिवीजन, किस तरीके से? मेरा मेनली तो इट वाज़ वन शॉट्स भी थे। वन शॉट स्टडी तो नहीं था मेरा। वन शॉट की एक बार में बैठा और करा, ये तो नहीं था मेरा कि एक बार 3 घंटे बैठा और कर लिया, ऐसा हमेशा नहीं होता था। आई यूज्ड टू सेव व 1 3 आवर स्पॉट इन द डे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता था। तो मैं एक बार 3 घंटे पढ़ता था बैठकर, वो मेरा फिक्स था। उसके अलावा आई यूज्ड टू स्टडी 1.5 आवर्स और 2 आवर्स। मेनली तो ऐसा ही चला, बस ऐसा ही चला था मेरा। एंड बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक कोई? बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक तो मुझे तो यही, माय आई यूज्ड टू डू मैथ्स व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। इट वर्क्ड फॉर मी बट इट डजंट यूजुअली वर्क। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि माय ब्रदर, माय मदर, माय फादर, एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि तुम गाने सुनते-सुनते क्यों करते हो? सबका एक अपना एक वो होता है, एक चीज़ होती है जिसके थ्रू उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। माइन वाज़ म्यूज़िक। मतलब ठीक, कभी-कभी नंबर नहीं आते थे तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू से कि म्यूज़िक छोड़ दो, म्यूज़िक छोड़ दो। बट मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे को पता है कि उसको अगर अंदर से फ़ील आ रही है, 100% हो जाएगा। कुछ लोगों को फ़ील आती है कि हाँ, ये हो जाना चाहिए। अगर वो हो जाना चाहिए आ रहे तो दे शुड लीव व्हाट दे आर डूइंग। उनका जो भी हैक है देन इट इज़ नॉट गुड। बट अगर उनको अंदर से फ़ील आ रही है कि 100% ये काम करेगा, तो दे शुड गो। चाहे कोई कितना भी बोल रहा हो, इट्स नॉट फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो जनरली काम नहीं करता। आई वाज़ लकी, मेरे लिए कर गया। बट सबका एक अपना हैक होता है, वो तो होता ही है कि अ, कोई एक्सरसाइज़, अगर कोई पहले फिज़िकल वर्कआउट कर ले, उसके बाद पढ़ने बैठे उसके अच्छा होगा। कोई नहीं करेगा तो अच्छा होगा, सबका अपना एक हैक होता है। तो आई फ़ील कि कुछ-कुछ डिसीज़न्स आप जब लेते हो, तो वो आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आप पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, हो ही जाएगा, देन यू शुड गो फॉर इट, देन नो मैटर हूएवर इज़ सेइंग व्हाट। सो कौन सी हैबिट सबसे इम्पैक्टफुल रही? फॉर मी द मोस्ट इम्पैक्टफुल हैबिट वाज़ दैट कि म्यूज़िक सुनते हुए करता था, वो तो था ही। बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं सुनता था, सिर्फ़ मैथ्स के लिए सुनता था। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं यही करता था कि आई यूज्ड टू डिड नॉट स्टडी फॉर 3 आवर्स, क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस हो जाता था कि आप बैठकर पढ़ रहे हो, फिर आपने अगर ब्रेक लिया 3 आवर्स के बाद, तो आपको दोबारा बैठने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए आई डिवाइडेड माय टाइम इंटू शॉर्ट स्पैन्स लाइक 1.5 आवर्स, 2 आवर्स, ऐसे शॉर्ट स्पैन्स में डिवाइड करा, व्हिच प्रिवेंटेड बर्नआउट, और उन्होंने मेरा प्रोडक्टिविटी टाइम इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करी। अच्छा, मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्या लगता है आपको? मिस्टेक्स तो यही होता है, कभी-कभी हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट कभी-कभी बट वो गलत होता है मोस्टली। जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, व्हेन यू आर डाइसी अबाउट समथिंग, देन यू शुड नो व्हाटएवर यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग। क्योंकि कभी अगर आप सही कर रहे हो, यू विल नेवर गेट डाइसी अबाउट योर डिसीजन। आपको हमेशा दिल से फील आएगी कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत है ही नहीं है।
अगर आपको ये फ़ील 100% वाली फ़ील आ गई, देन यू आर राइट। बट अगर आपको 99% भी फ़ील आई और 1% नहीं आई, देन यू शुड लीव इट, कि तरीका नहीं है फिर वो। और रैंकर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क होता है? वन ऑफ देम इज़ कि वो अपने मेंटर से गाइडेंस कैसे लेते हैं। जैसे वन ऑफ द बिग एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स इज़ फॉर आस्किंग फॉर इट, कि आप जाओ और अपनी सिचुएशन समझाओ। टीचर को काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है आपको देख कर कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। बट कभी-कभी जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं देख पाते हैं। तो वो हमें उनको बतानी पड़ती है कि हाँ, वी फेस दिस इश्यू, हाउ टू करेक्ट इट। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। सेकंड वाज़ गिविंग मॉक टेस्ट। जब मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। तो जैसे मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, मैंने एनालाइज़ करा, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहे। उसके अलावा मेकिंग वन पेज नोट्स जो मेरे मेंटर ने सजेस्ट करे थे, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके मेंटर सजेस्ट करते हैं, एंड दे टर्न आउट टू बी वेरी गुड। सो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच डिफरेंस आईक्यू का नहीं, एग्ज़ीक्यूशन का होता है, यस सर, राइट? बिल्कुल। यस सर, क्योंकि अगर किसी को एकेडमिकली देखें तो फिर पढ़ तो कोई भी लेगा, बट आप कैसे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो अपने प्लान को, आपने जैसे पढ़ा है उसको आप कैसे कर पा रहे हो एग्ज़ाम में, दैट आल्सो डिपेंड्स अ लॉट। सो कोचिंग का राइट यूज़ कैसे करें? कोचिंग का राइट यूज़, आई विल से कि आपको, कि जितने भी डाउट आ रहे हो, चाहे आपकी स्टडी प्रेप में डाउट हो या आपको एकेडमिक्स में डाउट हो या फिर आपको कुछ भी डाउट हो, यू शुड हैव समवन इन द कोचिंग जो आपकी हर बात सुने और आपको हर बात पे सही गाइडेंस दे पाए। और उसके अलावा कोचिंग का राइट यूज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स कि आप टाइम टू टाइम कोचिंग कोचिंग सबसे पहले तो यही तो है कि आप क्लास तो जाओ ही जाओ, सारे टाइम पर जाओ, मिस ना करो तो अच्छा है। एंड उसके अलावा यू सिट इन द कोचिंग, यू स्पेंड टाइम इन कोचिंग विदाउट एनी लेक्चर्स। जब आप कोचिंग में बैठते हो तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, आई मीन इग्नाइटर्स में तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था कि बिल्कुल एक रूम था खाली-सा, आप बैठकर पढ़ सकते थे। तो ये आप अगर यूज़ कर रहे हो अपनी कोचिंग में तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और टेस्ट एनालिसिस का बेस्ट मेथड? टेस्ट एनालिसिस का बेस्ट मेथड वाज़ कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ो, चाहे आपके सही हो या गलत हो। अगर सही हो या तो आप देखो आपने तुक्का लगाया था या फिर आपने पार्शियली तुक्का लगाया था, फिर आपको आता था। इफ यू न्यू हाउ टू डू इट देन इट्स गुड, यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड एनालाइज़ कि आपने कैसे करा था, बस हो गया। बट इफ यू हैड अ तुक्का, आपने यू हैड अ फ्लूक, आपने लगा दिया था ऐसे ही, तो यू शुड एनालाइज़ कि ये क्यों नहीं हुआ मुझसे, या फिर आपका आधा ही हुआ तो आपका आधा क्यों नहीं हुआ? उसके अलावा इफ इट वेंट रॉन्ग, तो रॉन्ग जाना एक वेरी इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग, बहुत गलत होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब गलत गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन छोड़ क्यों नहीं दिया, या फिर अगर हो रहा था तो ये अटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ। एंड स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क इन्वॉल्व्स कि आप पढ़ रहे हो और आप पढ़े ही जा रहे हो। बट स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व्स कि आप, चाहे आप 1 घंटा कम पढ़ो, आपको आप 2 घंटे कम पढ़ो, लेकिन आप जो पढ़े उसको एनालाइज़ करो और एग्ज़ीक्यूट करो। दैट इन्वॉल्व्स और स्मार्ट। क्या कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? येस, कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन, क्योंकि बीच-बीच में ऐसा टाइम आता है व्हेन यू डोंट फील मोटिवेटेड, वो तो होता ही है। यू आर ड्रेन्ड आउट कि आपने बहुत पढ़ लिया, हो नहीं रहा अब ये वो। बट इवन इन दैट पीरियड इफ यू आर कंसिस्टेंट, अगर आप पढ़ रहे थे 5 टू 6 आवर्स, तो आप अगर 3 टू 4 आवर्स भी ले आते हो उस पीरियड में अपने, देन इट मीन्स अ वेरी बिग थिंग कि आप कंसिस्टेंट रहे, चाहे आपका मन नहीं था, चाहे आप मोटिवेटेड नहीं थे। अगर कोई मोटिवेटेड है तो कोई भी 5 टू 6 को 10 टू 12 भी कन्वर्ट कर ले, बट इफ ही इज़ नॉट, तो उसका 3 टू 4 करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमेशा कंसिस्टेंट रहो, इवन इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड। सो शौर्य, व्हाट डू यू थिंक टैलेंट इज़ ओवररेटेड? इन टुडेज़ टाइम्स यस, टैलेंट इज़ ओवररेटेड, डेफिनिटली ओवररेटेड, क्योंकि अगर किसी के पास टैलेंट होता है तो लोग कहते हैं इसके पास टैलेंट है, तो उस टैलेंट पे फिर उस बच्चे पर ही सारा ध्यान जाता है। इफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ सेइंग कि ये बच्चा टैलेंटेड है, तो बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जहाँ जैसे मैंने बोला कि अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अगर 2-3 बच्चे टैलेंटेड हैं, तो दे विल फोकस ओनली ऑन देम। इसीलिए मुझे कभी भी बिग बैचेज़ अच्छे नहीं लगे, बिकॉज़ सम पीपल आर टैलेंटेड बाय बर्थ। तो दैट कैन नॉट डिफाइन कि आप कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। आई वाज़न्ट वेरी टैलेंटेड, मैं ये नहीं कहूँगा आई वाज़ टैलेंटेड, बट इट वाज़ बिकॉज़ आई वर्क्ड हार्ड, दैट इज़ व्हाई आई गॉट द रैंक। तो तो जैसा कि आपने बताया कि आपको स्मॉल बैचेज़ अच्छे हुँ। लगते हैं, सो क्या इग्नाइटर्स में स्मॉल बैचेज़ होते थे? हाँ, वहाँ पर तो बहुत स्मॉल बैचेज़ होते थे। ऐसा था कि 6 टू 7 पीपल इन अ बैच, मैक्सिमम 10 हो गए, 11 हो गए, सो उससे स्मॉल बैचेज़ अच्छे होते हैं? बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बिकॉज़ एज़ आई सेड आई वाज़न्ट टैलेंटेड, बट ये स्मॉल बैच साइज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी कि मुझे वन टू वन अटेंशन मिल सके, एंड आई कुड डू माय वर्क एंड आई कुड बिकम टैलेंटेड इवन इफ आई वाज़ नॉट। और टीचर स्टूडेंट कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है? टीचर स्टूडेंट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज़ सेइंग और टीचर क्या कहना चाह रहा है। तो अगर इफ द रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट है वो इंस्टेंटली ग्रैब कर लेगा कि टीचर बोलना क्या चाह रहा है। ओह! ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, मतलब कि मुझे ये नोट बनाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट विल यू से अबाउट 15 आवर स्टडी मिथ?
15 आवर स्टडी मिथ इज़ कंप्लीटली मिथ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 16-18 घंटे पढ़ रहे हो तो ही क्रैक होगा, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि उसको देखो वो 16 घंटे पढ़ रहा है। जैसे टैलेंटेड की बात हुई तो एक बच्चा टैलेंटेड होगा तो सब बोलेंगे कि उसको देखो वो तो पढ़ रहा है। इट इज़ कंप्लीटली अ मिथ। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी कि मैंने ऑल ईयर राउंड ऐसा नहीं करा कि मैंने 10 आवर्स टच करा। वो तो एंड का टाइम था जब मैंने 9 टू 10 आवर्स टच करा। स्टार्टिंग में मैंने बहुत कम करा। बट स्टार्टिंग में एज़ आई सेड कि आपका ऑनेस्टी और आपकी क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम। तो 16 आवर स्टडी मिथ इज़ अ कंप्लीटली मिथ। एंड कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडीज? Uh, Coaching versus self-study, I'll say it should be a perfect balance between them, where you should give more time to self-study than to coaching. क्योंकि कोचिंग में आपका लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स तो इज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, बट वो जो न्यू थिंग है उसका आप अप्लाई कैसे कर रहे हो, एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, वो आपकी सेल्फ स्टडी में दिखता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी एंड आउट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस, एंड सेल्फ स्टडी शुड बी गिवन मोर टाइम। And what do you think? Late uh, starters can succeed in life? Yes, sir. I think that late starters can succeed in life if they have the determination to do so. Like I said, मेरा 1/4 ईयर आई वुड से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, तो मैंने हल्का सा लेट ही स्टार्ट करा था इन माय एक्सट्रीम्स। तो आई वुड से कि हो जाता है वो, इफ अ स्टूडेंट इज रेडी टू डू डू इट, तो वो एंड के 2 महीने में भी कर लेगा। And is dummy school necessary? No, so dummy school is not necessary. I think that dummy school sometimes kills the students' hobbies, students' co-curriculars. वो कभी-कभी बस बच्चे को पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई मोटिवेट कर देता है कि डमी में हो तो अब आपके पास कोचिंग ही है जाने को, कोचिंग घर, घर कोचिंग बस। बट इफ यू आर नॉट इन डमी तो फिर आप स्कूल जाओगे, नए-नए लोगों से मिलोगे, यू विल मीट जूनियर्स, यू विल मीट सीनियर्स, यू विल मीट डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट वाले पीपल। तो इट विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट इन कॉलेजेस। तो अगर आप डमी नहीं जा रहे तो कॉलेज में कम्युनिकेशन काफ़ी ईज़ी हो जाता है। And मोबाइल completely quit करना ज़रूरी है क्या? कंप्लीटली क्विट करना इज़ नॉट नेसेसरी। लाइक आई हैड अ पीसी तो मेरे पास यूट्यूब था, लोग यूट्यूब मोबाइल में भी देखते हैं। सो आई यूज्ड टू वॉच थिंग्स इन यूट्यूब लाइक फिज़िक्स की नई चीज़ें या फिर जनरल गिटार की चीज़ें भी देखता था। इट इज़ नेवर नेसेसरी टू क्विट मोबाइल कंप्लीटली। बट हाँ, आपको ये होना चाहिए आप डूम स्क्रॉलिंग ना करने लग जाओ कि मैंने सोचा 15 मिनट मुझे तो 2 घंटे बीत गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव थॉट 15 मिनट्स देन यू हैव दैट 15 मिनट्स, आप कुछ भी करो, आप अपनी हॉबीज़ कंटिन्यू करो उसमें, बट दैट शुड नॉट एक्सीड। And is it important to make your notes on your own? यस सर। नोट कुछ लोग होते हैं जो रिलाई करते हैं कि किसी से नोट्स माँग लेंगे या फिर ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, बट वो नोट्स कभी काम के नहीं होते। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी ट्राई करा था 11th में ऑनलाइन से नोट्स सीखने की। बट मुझे ये लगता है कि अपने नोट्स जब बनाते हैं, तो आप जब पढ़ते हो एक-एक लाइन देन यू सी कि ओह! ठीक है, मुझे इसमें डाउट है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है। समटाइम्स यू गेट द टफ थिंग्स बट यू आर नॉट एबल टू गेट द सिंपलर थिंग्स। तो नोट्स में कभी सिंपल थिंग्स को अच्छे से एनालाइज़ नहीं करते हैं, बट इन योर नोट्स यू कैन ईज़िली एनालाइज़ देम। तो आप जब अपने नोट्स बनाओगे और पढ़ोगे तो यू रिमेंबर कि हाँ, मैं ये गलत सोचता था, सो आई विल बी एबल टू डू इट बेटर। अभी you said कि talent is overrated. Do you think motivation is also overrated? आई विल से दैट इट्स नॉट ओवररेटेड, बट इट्स दैट कोई भी बच्चा सिर्फ मोटिवेशन पर कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। हाँ, आज के ज़माने में जिस लेवल पर मोटिवेशन बच्चे को चाहिए होता है दैट इज़ ओवररेटेड। कि आप डाउन फील कर रहे हो, चलो मोटिवेशन कहीं से ले लेता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। मोटिवेशन से आई मीन जो आपका मेजरली जो आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो अंदर से आपकी विल पावर निकलती है व्हेन यू आर गोइंग डाउन, तो अंदर से जब आप में आवाज़ आती है कि क्या कर रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा? करेंगे कैसे नहीं होगा? दैट इज़ मोटिवेशन फॉर मी कि मोटिवेशन इज़ ओनली नेसेसरी व्हेन यू आर गोइंग डाउन एंड यू कैन गिव योरसेल्फ मोटिवेशन। आप जब एक्सटर्नल मोटिवेशन लोगे तो दैट इज़ लाइक आपने दवाई खा ली और आप ठीक हो गए कुछ टाइम के लिए, आपको वापस से वो प्रॉब्लम आ गई, आपने फिर से दवाई खा ली, तो वो तो आपको मिलेगा, जाएगा, तो ऐसे तो आपका अप्स एंड डाउन ज़्यादा ही हो जाएँगे। बट फॉर मी आई थिंक कि अगर आप अपने अंदर से ला रहे हो मोटिवेशन, तो आपका पूरा एक स्ट्रेच कवर करता है वो मोटिवेशन। इफ यू फील मोटिवेटेड योरसेल्फ तो आप काफ़ी लंबा स्पैन खुद से कवर कर सकते हो थ्रू योर विल पावर। So आप बेसिकली ये कहना चाहते हो कि सिस्टम इज परमानेंट, हाँ कि जी। आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करना है, यस सर। आपको उस चीज की हैबिट होनी चाहिए। और हाँ, वेन एवर यू फील लाइक दैट यू आर गोइंग डाउन इन योर लाइफ, यस सर। तो उस टाइम सेल्फ मोटिवेशन आपका हाँ एक जी। ट्रिगर फैक्टर हो सकता है कि आपको यस दोबारा सर। से उसी ट्रैक पर ले आए वो, बिल्कुल राइट? सर। ओके। एंड बिगेस्ट मिथ अबाउट एआई स्टूडेंट्स? बिगेस्ट मिथ कि वो बिल्कुल सीरियस बैठे रहते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि मुझे लगता था 10th तक कि जो एआईआर 1 होते हैं या 2 होते हैं, वो बस बैठते हैं और पढ़ते रहते हैं। उनसे बात करें तो बिल्कुल पॉइंट आंसर करते हैं और फिर वापस पढ़ने बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे।
मुझे लगता था कि एआईआर 200 300 भी ऐसे ही होते हैं, इतनी बड़ी रैंक वाले, इतनी अच्छी रैंक वाले, बस बैठते हैं, पढ़ते हैं एकदम सीरियसनेस। बट व्हेन आई गॉट एआईआर 129 आई रियलाइज्ड कि मैं तो बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। आई एम वेरी जॉली टाइप ऑफ पर्सन, जो बिल्कुल ऐसे मज़े में चलता हूँ कि वाह! ऐसे हो गया, ये हो गया, अब इधर चल जाते हैं मज़े करने, इधर मतलब गो विद द लाइफ। वो कि आपकी लाइफ में ये हो रहा है इंटरेस्टिंग, तो आप हर एक चीज़ में से कुछ एन्जॉयबल निकाल लो और एन्जॉय करो बस। तो तब भी आपकी रैंक अच्छी आ जाती सो है। व्हाट डू यू थिंक, स्मार्ट स्टूडेंट्स बॉर्न होते हैं? नो सर, ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं कि स्मार्ट स्टूडेंट्स बॉर्न होते हैं। टू सम एक्सटेंट यस, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट स्टूडेंट्स ही हमेशा अच्छे हो। आई वाज़ नॉट अ स्मार्ट स्टूडेंट बॉर्न विद स्मार्टनेस। ये तो मैंने जब व्हेन यू डू सम हार्ड वर्क यू विल अंडरस्टैंड कि स्मार्ट बन भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है स्मार्ट बनने में। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सो एआईआर स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट नहीं होते या फिर सुपर ह्यूमन नहीं होते, यस सर, बिल्कुल बल्कि सर। ऑर्डिनरी हैबिट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हाँ, हैं, यस सर, राइट? कंसिस्टेंसी। Okay, sure. Tell me one thing. One habit that every aspirant should build. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट इज़ दैट कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहो, कि अगर यू आर इवन फीलिंग अ डाउनफॉल, तो आप कम से कम अपने उतना स्टडी टाइम कंप्लीट करो जो आपका हमेशा रहता है। भले ही उसमें प्रोडक्टिव टाइम फुल ना हो, बट स्टिल यू हैव टू सिट विद द बुक्स फॉर दैट मच आवर्स, कि हाँ, मैं हर दिन पढ़ रहा हूँ तो मैं आज भी पढ़ूँगा, ताकि कभी वो ग्रिप ना छूटे। एंड उसके अलावा दे शुड नॉट फोकस दैट दे आर स्टिल इन देयर चाइल्डहुड, कि वो हमेशा पढ़ते ही रहे नहीं। दे शुड एन्जॉय देयर लाइव्स टू, दे हैव अ लाइफ, it's still their 11th and 12th, not something on which their whole life depends on. They should still be playful, they should continue their hobbies and balance it accordingly. And biggest mistake students make. Biggest mistake is that they don't remain consistent generally, और उसके अलावा ये कि वो बस पढ़ते रहते हैं। ज़्यादा अगर पढ़ेंगे, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। तो अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, बस पढ़ते ही जाएँगे, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसके अलावा एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स दे ट्राई टू लर्न इट, मग इट अप। तो हमें ये याद रखना है कि वी शुड नॉट स्टडी टू इंक्रीज द मेगाबाइट्स ऑफ द ब्रेन, बट इंस्टेड वी शुड स्टडी टू इंक्रीज द मेगाहर्ट्ज ऑफ द ब्रेन। हमें अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ना कि मेमोरी। Right, megahertz बढ़ानी है, megabytes नहीं बढ़ानी है, यस right? सर, बिल्कुल। And biggest mistake that parents do. बिगेस्ट मिस्टेक इज दैट कि अगर बच्चा बहुत सैड है या फिर बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बच्चे को और ज़्यादा करते रहते हैं कि देखो उसके इतने आ रहे हैं, देखो उसके इतने आ रहे हैं, तुमसे नहीं हो रहा, ये वो। समटाइम्स दे से सो हर्टफुल स्टेटमेंट्स टू देयर चाइल्ड दैट वो फिर छोड़ ही देता है। इतना हर्टफुल कह देता है, बिकॉज़ आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स, वो इतना ज़्यादा हर्टफुल हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल छोड़ ही देता है फिर। Okay, okay, fine. So अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हो अपने यंग जनरेशन को, लाइक जो स्टूडेंट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? ओके, सो दोज़ हू आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, कुछ उनके दोस्त होंगे जो उतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होंगे, वुड बी एन्जॉयिंग देयर लाइफ्स राइट नाउ, दे विल बी रोमिंग हियर एंड देयर, घूमने जा रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगा दैट डोंट स्टॉप स्ट्रगलिंग, आप इतना घूमने की अभी ज़रूरत नहीं है। यू आर इन योर लाइफ, ओके, यू शुड एन्जॉय इट, यू शुड एन्जॉय इन द लिटिल थिंग्स दैट कम इंटो योर लाइफ। बट आप ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, देन यू शुड कंटिन्यू टू स्ट्रगल, बिकॉज़ दिस स्ट्रगल विल हेल्प योर एंटायर लाइफ। एंड जब आपके स्ट्रगल का रिजल्ट आता है, तो दैट इज़ ऑल वर्थ इट, एवरीथिंग। एंड एवरेज स्टूडेंट्स एआईआर ला सकता है? बहुत आराम से। आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट टिल ग्रेड 9th। उसके बाद अगर कोई बच्चा सीरियस हो जाए, अगर बच्चा सोच ले कि हम एआईआर 1 लाएँगे, अगर कोई बच्चा इतना सोच ले कि हम एआईआर 1 लाएँगे, तो भी उसकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती है। सो इट्स जस्ट कि आपको डिटरमिन्ड होना है, देन इट डज़न्ट मैटर इफ यू आर एवरेज और यू आर नॉट एन एवरेज। सो एवरेज होना एक परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, यस सर, राइट? बिल्कुल। एंड कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें? कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का तो बेसिक तरीका यही है कि इफ यू आर नॉट इवन फीलिंग लाइक टू स्टडी, यू शुड स्टिल सिट विद द बुक, यू शुड ट्राई टू रीड, इवन इफ द प्रोडक्टिव टाइम इज नॉट दैट मच, आपको फिर भी पढ़ाई करनी है उतने घंटे, सो दैट आपको वो एक आदत बनी रहे कि वो नहीं छूटना चाहिए कि इतने घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और फेलियर से कैसे बाउंस बैक करें? फेलियर से बाउंस बैक करने के लिए तो यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। उसके अलावा आई विल से कि आप उस टाइम के लिए, जब व्हेन यू आर सैड फॉर योर फेलियर, आप उस टाइम के लिए अपनी बुक्स को थोड़ा साइड रख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट रिलैक्स, या फिर गाने सुनो, म्यूजिक, जो भी आपको पसंद है आप करो। आप चाहे तो आप आधा दिन उसको डेडिकेट कर दो, इतना बड़ा टाइम नहीं होता। इफ यू आर एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम द फेलियर क्विकली, इट इज वेरी गुड। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप चाहे हाफ डे पढ़ो ना, वो आधे दिन बचे हुए आफ्टर फेलियर, यू डोंट स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड बी एबल टू बाउंस बैक द नेक्स्ट डे। और 10th स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे?
फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स आई वुड से कि अब ये जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ग्रेड 10th के, वो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल एग्जाम आते हैं बच्चे की लाइफ में। सो दे शुड फोकस ऑन देयर एग्जाम एंड दे शुड ट्राई टू स्कोर अ गुड परसेंटेज, नॉट बिकॉज दे हैव टू शो दैट दे हैव गॉट अ गुड परसेंटेज, बट सो दैट दे आर एबल टू हैव अ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स कि हाँ, अब मेरे इतने आ गए, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। आई हैव द विल पावर टू स्टडी एंड आई विल डू इट इन 12th आल्सो एंड इन माय नेशनल लेवल एग्जाम आल्सो। हमें जैसे एक बहुत अच्छी लाइन थी कि हमें मार्क्स इसलिए नहीं लाने कि हम लोगों को दबा सकें। हमें मार्क्स इसलिए लाने ताकि कोई हमें ना दबा सके। ओके। और 11th स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? फॉर 11th स्टूडेंट्स आई वुड से कि 11th में काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम पास करते रहते हैं। दे फील लाइक 11th इज़ जस्ट टू एन्जॉय, बट एक्चुअली इट्स नॉट टू एन्जॉय, इट्स टू बैलेंस एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। 11th इज़ अ ट्रेलर शोइंग यू हाउ टू बैलेंस योर स्टडीज़ विद एन्जॉयमेंट, जिससे आप 12th में दोनों चीज़ें बैलेंस रख पाओ, ना कि आपको ताकि आपको सिर्फ स्टडीज़ ना करनी पड़े 12th में। और 12th वाले को क्या एडवाइस देना चाहोगे? फॉर 12th पीपल आई वुड से कि स्ट्रगल फॉर दिस 1 ईयर, क्योंकि एंड में जो रिजल्ट्स है दैट विल बी एक्सेप्शनल इफ यू स्ट्रगल वेल। एंड 12th पास स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे? 12th pass, if they are droppers, then I would say कि you have this last chance for IIT JEE, you should crack it and you should think कि हम तो बस AIR 1 के लिए पढ़ रहे हैं। And if they have got a college, I would say कि college में अच्छी CGPA लानी है। Plus in college it's not just about academics, you should develop social skills, you should have a good personality, तो उन सब पर भी आप फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए। एंड डू यू थिंक कि पेरेंट्स भी कभी-कभी अननोइंगली कुछ गलत कर देते हैं? हाँ जी, पेरेंट्स कई बार अननोइंगली गलत करते हैं। इन माय केस आल्सो समटाइम्स इट हैपेंस कि पेरेंट्स अननोइंगली ज़्यादा प्रेशर डाल दें, बिकॉज़ समटाइम्स दे आर आल्सो नॉट एबल टू पुट देमसेल्व्स इन आवर शूज़ कि ये बच्चा कैसे फ़ील कर रहा होगा, कभी-कभी हो जाता है। बट कुछ-कुछ पेरेंट्स तो कहा मोस्टली ऐसा ही रहता है कि वो बोलते रहते हैं कि उसका इतना अच्छा हो रहा है, उसका इतना अच्छा हो रहा है, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, एंड दे से थिंग्स लाइक दैट। कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा ही बोल जाते हैं, बट लकीली इन माय केस आई गॉट गुड पेरेंट्स, उन्होंने कभी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करा। ओके। कभी-कभी हो जाता है अननोइंगली, बट पेरेंट्स शुड रिमेंबर कि उनको ये भी एक लिमिट तक बच्चे को बोलना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट डज़ नॉट नो अबाउट हिज़ करियर, वो भी थोड़ा सीरियस रहता है। सो इन दैट केस आइडियल पैरेंटल गाइडेंस क्या होना चाहिए? आइडियली अ पेरेंट शुड से कि जो मैंने फ़ील करा कि जो माय पेरेंट्स आल्सो डिड दिस समटाइम्स, वो बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो, अच्छी रैंक आएगी, बिल्कुल आएगी। बट कुछ प मैं सोचता हूँ कि अगर पेरेंट्स कभी ये बोल दें, अभी कभी-कभी व्हेन यू आर फीलिंग बिल्कुल लो, तो वो आपके रूम में आए और आपको एक बार ये बोल दे कि बेटा तू एग्ज़ाम दे, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम देख लेंगे, वो फिर हम पर छोड़ दे, बस तू पढ़ाई कर। तो अगर कोई ये ऐसे बोल दे ना इतने प्यार से कि आकर कि तुम एग्ज़ाम दो, रिज़ल्ट की चिंता हम करेंगे, तुम मत करो। तो फिर तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि अब तो हो ही जाएगा। देन द हार्ट इज़ एट पीस कि अब तो हो ही जाएगा, अब कैसे नहीं होगा इट फिर? मीन्स अ लॉट, हाँ, राइट? बहुत। ये अगर चीज़ होती मेरे साथ तो इट वुड हैव बीन इवन बेटर। मेरे पेरेंट्स आते थे, बोलते थे कि हाँ, अच्छा कर रहे हो, यू डू इट इवन बेटर, ऐसे कहते थे। बट अगर पेरेंट्स कभी रूम में आए, आप पढ़ रहे हो और वो रैंडमली आकर बोल दें कि बेटे तू पढ़, बाकी जो होगा ना वो हम सँभाल लेंगे। वो ऐसे बोल देना तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, नोबडी कैन मैच दैट। एंड व्हाट डू यू थिंक श्योर ये प्रेशर हेल्पफुल होती है क्या? टू सम एक्सटेंट येस, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर, जैसे मैंने बोला कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर डालते हैं अपने बच्चे पर कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे-ऐसे कहते हैं, देन इट इज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल, तो बच्चा गिव अप करने के वर्ज पर आ जाता है। बट लाइक माय पेरेंट्स, द प्रेशर दे पुट वाज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रेशर, जिसने मुझे इतना पुश करा, इतने आगे लेके गए। और कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है? Communication is very important with everyone. It is important with friends, with family, with कोचिंग इंस्टीट्यूट। विद कोचिंग इंस्टीट्यूट क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स मेनली उनको बतानी है। विद फैमिली ताकि आप उनके साथ बैठकर डिस्कशन करो, तो वो डिस्कशन ही रहे, ऐसा ना लगे कि आप उनको ब्लेम करने जा रहे हैं। तो कम्युनिकेट करते रहना चाहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे गाइडेंस सीख करनी और चाहिए। आपने कोचिंग की बात करी, तो कोचिंग चूज़ करते वक़्त पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए? पेरेंट्स को हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि फैकल्टी बड़ी अच्छी है, मटेरियल बड़ा अच्छा प्रोवाइड करेंगे। दे शुड सी कि बच्चा क्या इस लेवल तक पढ़ पाएगा कि इतना मटेरियल दे रहे हैं वो, इतने बच्चे हैं, क्या वो बिकॉज़ एट द एंड जब वो क्लासरूम में बैठा हुआ तो उसके पेरेंट्स नहीं आएँगे सर को बोलने कि ये बच्चे को ध्यान नहीं हो रहा। बच्चे को खुद अपने आप को आगे लाना पड़ेगा कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये बोलने के लिए। तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि एक ऐसी कोचिंग में डालें जहाँ पर स्मॉल बैच साइज़ हो या ऐसा कुछ हो, बट उनको बस ये देखना चाहिए कि उनका बच्चा कंफर्टेबल हो, उन उसको पढ़ाई हो पा रही हो एंड ही विल बी एबल टू क्रैक इट और नॉट। सो यू मीन कोचिंग सिर्फ बिल्डिंग्स और एड्स से चूज़ नहीं करी जाती, हाँ जी, बिल्कुल, ये बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट मेंटरशिप और गाइडेंस से चूज़ करनी चाहिए। यस सर, कभी-कभी जितने फ्लॉलेस ये बिल्डिंग्स दिखाते हैं बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो तो बहुत ज़्यादा मिसजज हो जाती है उससे फिर चीज़ें। अच्छा श्योर, यू टेल मी वन थिंग,
आप इमेजिन करो कि अभी आप क्लास 10th में हो या फिर कुछ बटरफ्लाई इफेक्ट, आप पास्ट में जाकर अपने 10th वाले वर्जन को कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो फिर क्या देना चाहोगे? 10th में तो आई वुड से कि अभी जो है इट्स द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ माय लाइफ, सो आई शुड नॉट टेक मच प्रेशर, कि ऐसा प्रेशर नहीं कि ओ शिट अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। 10th इज नॉट मच ऑफ बिग डील, बट 10th में करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज 10th से आपको एक आइडिया लगता है कि हाउ रियल लाइफ कॉम्पिटिशन वर्क्स। तो 10th में जब आप पहली बार स्टेप इन करते हो तो आपको लगता, तो देन यू रियलाइज कि इट इज नॉट जस्ट योर फाइनल एग्जाम्स ऑफ स्कूल। तो अगर मैं अपने 10th वाले स्टूडेंट को, 10th वाले शौर्य को कुछ मैसेज दे पाता, आई वुड से कि यू कंटिन्यू योर स्टडीज, just don't forget that you are still living your life, you're still a child and you have to enjoy your life. नाइस। और अपने इग्नाइटर्स जर्नी को अगर आपको एक सेंटेंस में कुछ बताना हो तो कैसे बताओगे? Igniter's journey, almost everything of my result is because of Igniters. So if I want to say something about Igniters is that Igniters is the Igniters the system is the best a coaching could have ever given to a student. No system better than Igniters have I seen in any other coaching. और ये बड़ी बात होती है ना कि भाई ने भी इग्नाइटर्स हाँ ज्वाइन जी, किया था बिल्कुल। और आज वो एनटीयू सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है। आप एआईआर 129th लेकर आए हो, Yes sir. तो इट्स अ बिग डील, राइट? Yes sir. सो आपको कभी ऐसा लगा कि कोचिंग ऐसा ही होता होगा जब आपने पहली बार ज्वाइन करा, या फिर आपने कुछ आपके सपने थे कि यार कोचिंग ऐसा होना चाहिए, कोचिंग में ये होता होगा? जैसे मेरा सपना था व्हेन आई विजिटेड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वो मुझे काफ़ी ऐसे लगे कि ऐसी कोचिंग होती है। इट वाज़न्ट एट ऑल माय द डेल्यूशनल कोचिंग आई यूज्ड टू थिंक ऑफ, बट व्हेन आई एंटर्ड इग्नाइटर्स इट वाज़ क्लोज टू डेल्यूशनल कोचिंग, कि मैंने जैसा ड्रीम करा था कि ऐसी कोचिंग होनी चाहिए जहाँ इतने सारे बच्चे भरे ना हो, जहाँ पर टीचर्स थोड़े फ्रेंडली से हो। जैसी मैंने कोचिंग ड्रीम करी थी, द क्लोजेस्ट वाज़ इग्नाइटर्स एंड इट वाज़ वेरी क्लोज टू माय ड्रीम। एंड एज पर यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? Definition of success is not a rank or not a good college. Definition of success is when you leave no regrets in your preparation. When you don't think after the result कि मैंने कुछ नहीं करा, कि मैंने एफर्ट नहीं डाला। After result you should, if you are able to think कि हाँ मैंने बहुत अच्छा एफर्ट डाला, you can understand that you were successful. And if you are always consistent, it is the other definition of success, कि अगर आप consistent थे तो हो सकता है आपका इस एग्जाम में ना हुआ हो फिर भी, but that consistency will help you somewhere in your life. सो अच्छा, शौर्य, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल? Next goal, my next goal is that I want my dream college, Josa Counseling. So when I'll get that dream college, I want to go to the college. I want to crack a good CGPA in all my years. But more importantly, I want to follow my passion, my hobbies of guitar and sports, and I want to meet new types of people. I want to go to Delhi. So in that place, I want to meet every new type of people I can find, so that I can be better fit for the world when I leave the college and enter the real world. नाइस। एंड लाइफ लेसन फ्रॉम दिस जर्नी, शौर्य? Life lesson is that if you are consistent, then you'll always get what you want, and you'll always deserve what you want, क्योंकि आपके फिर जब आप डिजर्व करते हो वो बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि आपने हमेशा कंसिस्टेंट रहे हो, then you deserve a lot. सो ऑनेस्टली ये पॉडकास्ट सिर्फ एआईआर 129 का नहीं था, ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए था जो अपना आगे एक रोड मैप बनाना चाहते हो कि हम कैसे लाइफ को सक्सेसफुली लीड करें और कैसे अपने गोल को अचीव करें, कैसे हम सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच शौर्य फॉर Thanks. कमिंग हियर। Thank you.